देख लो, उसको कमरे में बिठा के आऊँ मैं, भाई तो सो जा। हाँ मुझे कमरा बंद कर दो, फिर कहना मुझे अंदर जाना। तो इधर वाला दूसरा कमरा। वेरी गुड इवनिंग, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो को लेकर कोई। वेरी गुड इवनिंग जी। ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत? ठीक है, एक मिनट का। चलिए, तो क्लास शुरू कर दें। ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है साहब। तो अभी तक अपने ने जो पढ़ा है एक बार थोड़ा ध्यान दे देना कि हमने रेसिड्यू डाटा का टॉपिक पढ़ा है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको लिखने के पर्पज से, याद करने के पर्पज से, जो हमने पिछले मतलब जो भी क्लास की थी, पिछले से पिछली क्लास जिसमें हमने सिर्फ सेक्शन 11 और उसके एक्सप्लेनेशन लिखे थे, आपको वो याद करने। इसेंशियल्स आपके सिर्फ आपके कह सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल सोल्व करने में काम आ सकता है, उसके अलावा इसेंशियल्स कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और टॉपिक है जो अपने से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर वो लोग क्या करते हैं जैसे ऐसा पूछ लेते हैं, भाई रेसिड्यू डिकाटा क्या है, ये बताइए क्या वो रिट को लगता है। रेसिड्यू डिकाटा क्या है, ये बताइए कि क्या वो कंसेंट डिक्री को लगता है। ऐसे करके वो कुछ पूछ सकता है। तो उसी तरह से मैंने कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो अगर पूछे जाए तो उसका आंसर क्या होगा, और अगर हमारे पास उसके सपोर्ट में कोई लीडिंग केस लो है तो वो अपने क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले कमिंग टू द पॉइंट कि रेसिड्यू डिकाटा का क्या, रेसिड्यू डिकाटा मैंडेटरी है क्या, कोर्ट बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए? क्या रेसिड्यू डिकाटा का प्रोविजन मैंडेटरी है? हाँ जी, जी मैंडेटरी। कोर्ट बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए। यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि क्या जो रेसिड्यू डिकाटा है वो एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव को लेकर मैं बता देता हूं इसको, ये दो तरीके से पूछ लेते हैं। एक कि भाई जितना सेक्शन 11 में लिखा है सिर्फ उसी को लगेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता, तो ये बोलते हैं कि एग्जॉस्टिव है। या फिर उसका एरिया वाइड है क्या, क्या रेसिड्यू डिकाटा सूट के अलावा भी किसी को लग सकता है क्या, ये कहना चाहते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि भाई सिर्फ उतना ही एरिया है, तो हम कहते हैं नहीं साहब एग्जॉस्टिव नहीं, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, उससे भी बड़ा है। ऐसा नहीं कि जितना लिखा गया उतना ही लगेगा। इसको लेकर कोई भी डाउट ताकि मैं आगे बात कर सकूं? अब ध्यान देना। चलो वैसे तो अपने इसके ऊपर कई सारे केस लॉ पढ़ेंगे जहां पर अपने पढ़ेंगे कि भाई रेसिड्यू डिकाटा रिट को लगता है, रेसिड्यू डिकाटा एप्लीकेशन में लगता है, जहां अपने बात पर एक ऐसा केस लॉ है जहां बकायदा बोला गया था कि भैया रेसिड्यू डिकाटा जो है आपका सिर्फ एग्जॉस्टिव नहीं है कि जो सेक्शन 11 बोल रहा है सिर्फ उतना ही लगेगा। तो उसमें दो बातें बोली गई थी। एक कि रेसिड्यू डिकाटा सूट के अलावा भी कहीं भी लग सकता है जहां कोर्ट को सही लगता है, फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, नंबर वन। नंबर टू, रेसिड्यू डिकाटा कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर में भी लगा सकता है। तो दोनों चीजें हैं, एक इनहेरेंट पावर में भी लग सकता है, दूसरा सूट के अलावा भी लग सकता है। तो उसका अपने जो केस लो होगा वो अपने यहाँ डिस्कस कर लेंगे। कोई भी पॉइंट ना, अभी अपने सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है और उसका आंसर क्या है और क्यों है। केस लॉज अपने लिखे। किसी को भी अभी तक इसमें कोई भी डाउट ताकि मैं आगे बात कर सकूं? हाँ जी, दोबारा बोल देता हूँ जी। देखो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये लोग क्या है दो तीन तरीके से पूछ लेते हैं। या तो ऐसा पूछ लेते हैं कि क्या क्या रेसिड्यू डिकाटा एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जितना लिखा गया है सिर्फ उतना ही। जैसे हम बोलते हैं, अगर अपने प्री में अपने पास क्वेश्चन आता है, अपने से पूछते हैं भाई सेक्शन 11 किसको लगता है, तो हम बोलते हैं साहब सूट को लगता है और इश्यू को लगता है, क्योंकि सेक्शन 11 तो सिर्फ उन दो मुद्दों की बात करता है। तो अगर बात की जाए कि भाई सेक्शन 11 एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव मतलब कि जितना लिखा हुआ है सिर्फ उतना है, उसका एक लिमिटेड एरिया है, उससे बाहर नहीं लग सकता। कानून कहता है नहीं, रेसिड्यू डिकाटा आपका रिट को भी लगता है, हालांकि सेक्शन 11 में नहीं लिखा हुआ। रेसिड्यू डिकाटा आपका एप्लीकेशंस को भी लगता है, सेक्शन 11 में नहीं लिखा हुआ। तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसका एक वाइड एरिया है। कोर्ट को न्याय की दृष्टि से, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए अगर कहीं भी
रेस जुडिकाटा लगाने की जरूरत है तो वो वहां लगा सकती है। तो हम बोलते हैं कि भैया ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये सूट के अलावा भी लग सकता है, जो हम पढ़ते हैं कि ये रिट को लगता है, ये एप्लीकेशन को लगता है। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी। अभी केस नेम बताया नहीं, अभी अपने केस लो, पहले अपने बार इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट में अगर कहीं भी आपको गड़बड़ है तब बताना, आपको लगे कि नहीं समझ आया, रटना नहीं है हमको, क्या है क्यों है ये अपने को पता होना चाहिए। नहीं वो रिट में आएगा, वह वो रिट में आएगा, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी नवाब हुसैन, वो रिट में आएगा। इसका आएगा, इसका अपने कृष्णा करके केस है वो लिखेंगे, बट अभी रुक जाओ, टॉपिक में कोई भी दिक्कत। अब आ जाओ। अच्छा यहीं से अब अपने दो और टॉपिक लिख लेते हैं कि क्या रेस जुडिकाटा रिट को लगता है, क्या रेस जुडिकाटा एप्लीकेशंस को लगता है। अब ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन तो मैं मार्क कर दे रहा हूं ना, जो पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। क्या रिट को लगता है, हम बोलते हैं साहब लगता है। इसका बकायदा एक लीडिंग केस लॉ है, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दो केस लॉ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, नवाब हुसैन, ये दो केस लॉ है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमसे वो यहां से ये पूछ ले कि भैया रेस जुडिकाटा रिट को लगता है, लगता है। हमसे पूछ ले कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रिट को लगता है, लगता है। दोनों ही लगते हैं, ये दोनों ही पूछे गए, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी, अब ध्यान देते ना, एप्लीकेशन इसको थोड़ा सा वो ऐसा पूछ सकता है, लाइक एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि भाई पार्टी ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, वो फिर दोबारा एप्लीकेशन डालती है, क्या रेस जुडिकाटा लगेगा। या ऐसे बोल सकता है कि पार्टी ने कोई भी एप्लीकेशन डाली, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन बोल दो, अमेंडमेंट फॉर क्लेंट की एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, क्या दोबारा एप्लीकेशन डल सकती है। तो एप्लीकेशन में रेस जुडिकाटा लगता है जी साहब, लगता है। कई ऐसे केसेस हैं जहां लगा हुआ है, इसको लेकर कोई भी डाउट। हाँ जी, दोबारा बता देता हूं, ये क्या है, यहां से क्वेश्चन हमसे एग्जाम्पल बेस्ड पूछा जा सकता है। लाइक वो ऐसा बोल दे कि भाई एक लेडी है, उसने सेक्शन 125 सीआरपीसी बोल दू, या 140 144 ही है ना बीएनएसएस का, 144 बीएनएसएस के अंदर उसने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली। तो उसने एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी, मतलब जो भी एडजुडिकेट करने के बाद कोर्ट ने डिसमिस कर दी। वो लेडी फिर एप्लीकेशन डाल देती है, क्या रेस जुडिकाटा लगेगा। या कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती, कोर्ट को दोबारा सुनना पड़ेगा, क्या होगा इसके अंदर। नहीं साहब, रिजेक्ट कर सकती है। इसके अंदर अपने केस लो पढ़ेंगे, उस केस में कहा गया था कि भाई ऐसा है, कोर्ट ने एप्लीकेशन को सुन लिया, डिसाइड कर दिया, अगर आपके पास कोई नया ग्राउंड है, अपने इस पे बात भी करें, आपके पास कोई नया ग्राउंड है, आपके पास कोई नया कोज ऑफ एक्शन है, तब आप ला सकते हो सेम टू सेम फैक्ट पे या सेम टू सेम ग्राउंड पे आप दोबारा एप्लीकेशन डाल रहे हो, आप बोल रहे हो कि कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो फिर वो कोर्ट करेगी क्या। आप एप्लीकेशन डालो, कोर्ट फिर, ग्राउंड तो सेम ही है, बातें भी सेम ही बोलोगे, आपके पास कुछ नया तो है नहीं, या तो कोई नया एविडेंस हो, आप सेम टू सेम बात ला रहे हो, तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, कोर्ट अगर रिजेक्ट नहीं कर सकती, मतलब एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो फिर क्या करेगी, कोर्ट दोबारा सुनेगी, एट द एंड रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो मिसयूज, जो प्रोसीजर है उसका मिसयूज ना हो, इसलिए इन्होंने लिखा कि एप्लीकेशन को भी पे भी लगेगा ये, जो हम एज यूजुअल शुरू में बोल चुके हैं कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए रेस जुडिकाटा जहां भी लगाने की जरूरत है वहां लग सकता है। तो एप्लीकेशन पर भी लगेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल उठाए, मान लो मैंने एप्लीकेशन डाली, मेरी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, अगर रेस जुडिकाटा नहीं लगा, मैं तो एप्लीकेशन ही डालता रहूंगा, रोज ही हर तारीख में नई एप्लीकेशन डाल दूंगा, कोर्ट रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, कोर्ट को सुनना भी पड़ेगा, तो एक तरह से समय खराब होगा, क्योंकि बार बार मैं बात तो सेम ही बोलूंगा। हाँ जी, हाँ, इसलिए ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जॉस्टिव वाला, वैसे तो इसमें सब कुछ कवर होता है, बट फिर भी अपने को ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे बात करूं, ठीक है, अब आ जाओ। इसी तरह से
क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्प्रोमाइज डिक्री है साहब, मेरिट्स पर डिसीजन पास किया गया या मेरिट्स पर डिसीजन नहीं पास किया गया, एक्स पार्टे, क्या रेस जुडिकाटा लगेगा। अब ये भी थोड़ा एग्जांपल बेस्ड आ सकता है, जैसे कि चलो इसमें कर ही देते हैं। ए और बी के बीच में एक केस फाइल हुआ इस जमीन को सन 2000, फिर इनमें क्या हो गया, दोनों में हो गया कॉम्प्रोमाइज। कोर्ट ने क्या किया, इस कॉम्प्रोमाइज के आधार पर फैसला सुना। बाद में क्या होता है, ए जो है, चाहे ए बोल दो चाहे बी बोल दो, ए दोबारा केस फाइल कर देता है उस सेम जमीन के ऊपर सन 2003। क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? क्यों? ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा ग्राउंड जो आप इस सेक्शन से उठा सकते हो, रेस जुडिकाटा के इसेंशियल से उठा सकते हो। क्या रेस जुडिकाटा ये नहीं कहता कि भाई जो फॉर्मर सूट है वो मेरिट्स पे डिसाइड होना चाहिए? हाँ जी, एडजुडिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बोलता वो कि भाई फॉर्मर सूट मेरिट्स पे डिसाइड होना चाहिए, फॉर्मर सूट्स एडजुडिकेट होना चाहिए, ऐसा बोलता है ना वो। कि अगर, जैसे अपने शुरू पहली क्लास में एग्जांपल किया था कि भैया अगर आपका केस सिर्फ इस आधार पर डिसमिस हुआ कि आपने कोर्ट फीस नहीं पे की थी, आप आए नहीं थे, तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका फॉर्मर सूट का डिसीजन है वो मेरिट्स पर नहीं हुआ, वो एडजुडिकेट नहीं हुआ है। ये बात याद आई? नहीं आई तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया या बात नहीं याद आ रही तो बता दो, मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। रेस जुडिकाटा जो कंसेप्ट है, जो ये बोलता है कि भैया फॉर्मर सूट, जो पुराना सूट, जो पहले वाला केस है, अगर वो कोर्ट डिसाइड कर चुकी है तो कोर्ट दोबारा नहीं सुनेगी। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि कोर्ट एक केस डिसाइड कर चुकी है तो उसको दोबारा नहीं सुनेगी। अब डिसाइड का मतलब होता है, एक तो होता है कि कोर्ट ने मेरिट्स पर डिसाइड किया, मेरिट्स पर मतलब कोर्ट ने एविडेंसेस देखे और अपना जो भी कहते हैं न्यायपूर्ण बोल दो या फिर एक दिमाग लगाया और फिर फैसला सुनाया। एक होता है कई बार कोर्ट क्या करती है, केस को डिसमिस कर देती है, वो भी एक तरह का डिक्री ही होता है, फैसला ही होता है, पर उसमें कोर्ट क्या करती है, मेरिट्स पे नहीं। मान लीजिए किसी ने केस फाइल किया, उसने कोर्ट फीस नहीं पे की, अब कोर्ट फीस नहीं पे करोगे तो कोर्ट डिसमिस कर देगी। वो आया नहीं, तारीख को उस कोर्ट ने बुलाया, आया नहीं, कोर्ट केस को डिसमिस कर सकती है। अब कोर्ट ने मान लो अगर ऐसा कुछ किया है कि उसने कोर्ट फीस नहीं पे की थी इसलिए कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, आया नहीं था इसलिए डिसमिस कर दिया, देखा जाए तो फैसला तो ये भी है, पर कानून कहते थे ये मेरिट्स पे नहीं। इस केस के अंदर हम रेस जुडिकाटा नहीं लगाए। अगर जो पुराना केस है वो मेरिट्स पे डिसाइड नहीं होता, अगर वो मेरिट्स पे डिसाइड नहीं होता तब आप दोबारा केस फाइल कर सकते। अगर वो मेरिट्स पे डिसाइड हो रहा है तब आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं कि अगर फॉर्मल सूट्स मेरिट्स पे डिसाइड नहीं होता तब आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो, अगर मेरिट्स पर डिसाइड हो रहा है तो दोबारा केस नहीं फाइल कर सकते। अब कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अंदर बताओ कोर्ट ने दिमाग लगाया होगा क्या? कॉम्प्रोमाइज डिक्री क्या, आप और मैंने समझौता कर लिया, हम कोर्ट में गए, सपोज आपका और मेरा जमीन का केस चल रहा है, आपका और मेरा समझौता हो गया। समझौता क्या हुआ, आधी जमीन आपकी आधी जमीन मेरी, हम कोर्ट में चले गए, हमने कोर्ट को बोल दिया साहब हमारा समझौता हो गया, आप इस समझौते के आधार पर फैसला सुना दो। कोर्ट ने खुद का दिमाग लगाया? नहीं लगाया। कोर्ट तो आपसे आपका एफिडेविट लेगी और फैसला सुना देगी, कोर्ट ने खुद का दिमाग तो नहीं लगाया। कोर्ट ने जो न्यायपूर्ण चीज बनती थी वो तो नहीं बनाई। हो सकता है एज पर एविडेंस सारी जमीन आपकी बनती हो, ये भी तो हो सकता है। पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि यार जो पार्टी बोल रही है हमने कर दिया, हमें खुद से कुछ नहीं लेना देना, पार्टी का अधिकार है, पार्टी जब कर रही है तो करने दो। तो यहां पर कोर्ट ने मेरिट्स पे फैसला नहीं सुनाया। कॉम्प्रोमाइज डिक्री में क्या होता है, समझौते में क्या होता है, कोर्ट तो जो पार्टी बोलती है वो कोर्ट करती है, तो मेरिट्स पर तो फैसला नहीं था। यहां पर हम बोलते हैं रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी। ये बात समझ आई? हाँ जी, जी बाकी लोग समझ आई? अब इसी से कनेक्टेड ऐसे कुछ पूछता है, वो पूछता है कि भैया कॉम्प्रोमाइज डिक्री थी, क्या रेस जुडिकाटा लगेगा?
लगेगा? नहीं लगेगा। वो पूछता है मेरिट्स पर फैसला था, क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? लगेगा ना। वो पूछता है एक्स पार्टी डिक्री है, रेस जुडिकाटा लगेगा? नहीं लगेगा। क्या होता है एक्स पार्टी डिक्री? एनीबडी, कोई भी जो बता सके एक्स पार्टी डिक्री क्या होता है? नहीं आती है, ठीक। ठीक है साहब। ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया सन 2000। कोर्ट ने तारीख दी, कोर्ट ने कहा कि भैया 1 जनवरी को आ जाना। 1 जनवरी को बी नहीं आता। बी नहीं आता है। कोर्ट क्या करती है? एक्स पार्टी में ये होता है, कोर्ट क्या करती है? बी के बिना ही कार्रवाई चला देती है। हालांकि वैसे तो कहा जाता है दोनों पार्टी होनी चाहिए, कोर्ट कार्रवाई चला देती है। कोर्ट ए की बात सुनती है, ए का एविडेंस लेती है, उस एविडेंस को चेक करती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि ए जो बोल रहा है, जो उसने एविडेंस पेश किया वो सही है, कोर्ट फैसला सुना देती है जो कोर्ट को सही लगता है। इस फैसले को हम एक्स पार्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑपोजिट पार्टी नहीं आई थी। अब बताओ ये मेरिट्स पे है कि नहीं? कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया। साहब वो उसकी बात सुन रहे हैं, उससे एविडेंस ले रहे हैं, एविडेंस को चेक कर रहे हैं कि एविडेंस सही है कि नहीं है। जज खुद से भी तो अपना दिमाग लगाता है कि एविडेंस जो आते हैं कि सही सही है कि नहीं है। अगर उसने एविडेंस चेक किया मतलब कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया ना। सामने वाली सामने वाली पार्टी नहीं सुनी गई, पर जो उस बंदे ने जो एविडेंस पेश किए, कोर्ट ने ऐसा थोड़ी कि उसके एविडेंस को आंख बंद करके विश्वास कर लिया। कोर्ट ने एविडेंसेस उसके देखे, उसके एविडेंस को चेक किया। चेक कैसे करती है कोर्ट? जो भी वो गवाह पेश कर रहा है उसको कोर्ट ने खुद एग्जामिन किया। जो भी वो डॉक्यूमेंट्री पेश करता है, एविडेंस पेश करता है, कोर्ट ने उसको खुद चेक करवाया कि ये सही है कि गलत है। जो ये डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है ये मतलब ओरिजिनल है या नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो कोर्ट ने तो अपनी तरफ से दिमाग लगाया ना। सॉरी, दिमाग लगाया ना। ऑपोजिट पार्टी आती तो ऑपोजिट पार्टी खुद का दिमाग लगाती। कोर्ट का ना दिमाग लगाना हम तब बोलते हैं जब कोर्ट ने खुद कुछ नहीं किया। कोर्ट ने किसी विटनेस को एग्जामिन नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं एविडेंस स्टेज। अगर केस एविडेंस स्टेज तक नहीं जाता, बिना एविडेंसेस को देखे, बिना एविडेंस को सोचे परखे अगर कोर्ट फैसला सुनाती है, उसको हम बोलते हैं नॉट ऑन मेरिट्स। अगर कोर्ट एविडेंसेस को परख रही है, चाहे एक ही पार्टी के, तब हम उसको बोलते हैं मेरिट्स पे। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने चेक किया ना भाई एविडेंस सही है कि गलत है। अगर इसके एविडेंसेस यहाँ सही पाए गए हैं तो फैसला तो यही होगा। ये जो बोल रहा है, अगर कोर्ट उसको मानती है कि ये जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो फैसला तो यही होगा। यहाँ पर हम बोलते हैं कि कोर्ट ने खुद का दिमाग लगाया। हाँ, आप ये कह सकते हो कि पूरा दिमाग नहीं लगा पाई होगी कोर्ट। क्यों? सामने से पार्टी आती तो वो और 4 बातें बोलती, वो भी हो सकता है अपने हिसाब से कोई सबूत पेश करती। पर हम ये बोले कि कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया ही नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना आपने। हाँ जी, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोर्ट ने अपना दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाया। यस। नहीं एग्री कर रहे हो तो भी बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई मैं कैसे बोल रहा हूँ ये बात। हाँ जी, ये बात समझ आई? तो ध्यान रखना, एक्स पार्टी डिक्री में हम ये भले ही कह सकते हैं कि कोर्ट ने पूरा दिमाग नहीं लगाया, मतलब जो ऑपोजिट पार्टी को नहीं सुना ये सब, पर जितना मौके पे था उतना तो कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया ना। तो हम ये बोलते हैं कि फैसला ऑन मेरिट्स ही है एक्स पार्टी का। अब बताओ, अगर एक्स पार्टी का फैसला ऑन मेरिट्स है तो वो क्या रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्या ध्यान रखना, लगेगा। अब 1 मिनट देख लूं और क्या का कुछ रह रहा है। मेरिट अब बता देना। मैंडेटरी वाला हो गया, एग्जिस्टिव रेट पीआईएल हो गया, मेरिट्स हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, एप्लीकेशन पे हो गया। हाँ, अब आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ,
अगर लॉ चेंज हो जाए या फिर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए या फिर कोई नया एविडेंस हाथ लग जाए, क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ऐसा है कि आज मैंने जमीन का किसी के खिलाफ केस किया, चलो आज मैंने किसी के खिलाफ जमीन का केस किया। आज के समय में कानून बोलता है कि जिसका कब्जा वो मालिक। सन 2000 मैंने केस फाइल किया, मैंने सब कुछ एविडेंस सब पेश किए, सब कुछ किया, मेरी बात नहीं पड़ी। कोर्ट ने कहा कि भैया बी कब्जे में है और बी ही मालिक रहे। कोर्ट ने कह दिया बी ही मालिक रहे। ठीक है साहब। फिर कहानी ये होती है कि लगभग 10 साल बाद 2010 में लॉ बदल जाता है। लॉ कहता है कि भैया सिर्फ कब्जा होना इज नॉट ऑनरशिप। मालिक कौन होगा? जिसके पास कागज होंगे। ओनर वो जिसके पास कागज। अब ये है कि एक और बात ध्यान रखना, कोई भी नया लॉ होता है वो हमेशा फ्यूचर से लगता है, पास्ट के केसेस को नहीं लगता। पर इस केस में ये हुआ कि कोर्ट ने कह दिया कि भैया तुम पुरानी ट्रांजैक्शन को भी लगा सकते हो। तुम्हारा अगर अधिकार कोई आज से 30 साल पहले, मतलब 2010 में केस आया, 1980 तक भी तुम्हारा कोई अधिकार बनता था ना इस आधार पे, तो भी क्लेम कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम केस फाइल कर। अब ये केस मेरा डिसाइड हुआ था 2000। मैं कोर्ट में जाता हूँ फटाफट, साहब ये जमीन, आज इस जमीन के कब्जे में बी बैठा है, कागज मेरे पास है, आप मेरे को मालिक डिक्लेयर कर दो। बी कहता है सर ये पहले डिसाइड हो चुका है। ये बंदा सेम फैक्ट जिसको आप बोल सकते हो, सेम पार्टीज, सेम टाइटल में आया हुआ है। आप सूट को डिसमिस करो, बताओ क्या होगा? क्यों? ठीक है, अगर कानून बदल गया तब भी? नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव है जी, रेट्रोस्पेक्टिव है। ये 2010 में जो कानून आया ना, ये कह रहा है आप 30 साल पुराने तक के भी आपके जो अधिकार बनते हैं उसमें भी केस फाइल कर लो। नहीं, एक्सपार्टे में भी तो रेस जुडिकाटा का तो एक्सपार्टे से कोई लेना देना नहीं है जी। एक्सपार्टे भी मेरिट्स पे डिसाइड होता है, एक्सपार्टे भी मेरिट्स पे डिसाइड होता है। अगर आपको, हाँ जी, ठीक है आपकी बात। अभी एक मिनट, पहले इनका डाउट, एक्सपार्टे भी मेरिट्स पे डिसाइड होता है। आप ये मत करिए कि एक्सपार्टे होगा तो रेस जुडिकाटा जो भी आप बोल रहे हैं लगेगा या नहीं। एक्सपार्टे भी मेरिट्स पे डिसाइड होता है, तो उस पर उस केस में भी रेस जुडिकाटा लगता है। ये एक्सपार्टे में ये होता है कि सिर्फ एक पार्टी नहीं आती है, कोर्ट उस समय मौके पे जितने भी एविडेंस होते हैं उन सबको तो चेक करती है ना। कोर्ट मौके का दिमाग तो सारा लगाती है, तो एक्स पार्टे में रेस जुडिकाटा लगता है। अब यहाँ पर क्या है ना, ध्यान देना, याद है हमने एक बात बोली थी, मैंने कहा था भैया आप सेम टाइटल को सिर्फ सेम टाइटल पर मत रखना, अगर उस बंदे के ग्राउंड्स, उस बंदे के कोज ऑफ एक्शन, उस बंदे के पास कोई नया फैक्ट आता है तब भी हम बोलेंगे कि सेम टाइटल नहीं है। याद है जब अपने सेम टाइटल की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ इन्होंने अपने आप को बहुत ही ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए लिखा है। आप ऐसे मानना कि अगर कोई बंदा नया कोज ऑफ एक्शन ले आता है, नया ग्राउंड ले आता है, नया कोई एविडेंस ले आता है, नया कोई फैक्ट ले आता है जो डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। नया फैक्ट का मतलब क्या है? जो पहले उसकी नॉलेज में नहीं था। सेम टाइटल के अंदर हमने क्या बोला था कि अगर वो कोई नया कोज ऑफ एक्शन, नया कोई मुद्दा उठा लाए, कोई नया ग्राउंड ले आए, नया एविडेंस ले आए,
कोई नया फैक्ट ले आए जो पहले उसके पास नहीं था, हम रेस जुडिकाटा नहीं लगाएंगे। क्यों? कानून कहता है यार न्याय की दृष्टि से देखो। मानते हैं कि जब समय जिस समय फैसला हुआ उस समय कानून कुछ और था, पर आज के समय कानून कुछ और है, इसको रिलीफ मिल सकती है। न्याय की दृष्टि से इसका केस देखना चाहिए अपने को। तो कानून बोलता है कि भैया अगर फैसला आने के बाद कल को सिचुएशन बदल जाती है, सिचुएशन कैसे बदलती है, सपोज लॉ बदल जाता है, जिस बदले हुए लॉ के आधार पर क्या पता उसको कोई रिलीफ मिल रहा हो, या फिर उसके पास कोई नया फैक्ट आ जाता है जो हो सकता है वो अगर कोर्ट में लेके आए तो फैसला बदला जा सकता है, या कोई नया उसके फेवर में फैसला आ सकता है, या फिर उसके हाथ में कोई नया एविडेंस लग जाता है। साहब पहले तो मेरे पास वो एविडेंस नहीं था, आज है, कुछ भी ऐसा लग जाता है, कानून कहता है हम रेस जुडिकाटा नहीं लगाएंगे। जैसे अब यहां पर हम ये तो चलो मैंने लॉ चेंज की बात की, अब यहां पर क्या है, ए वर्सेस बी का केस हुआ और बी कब्जे में है। कानून था कि भैया जो कब्जे में है वो मालिक है। कोर्ट ने सॉरी ए ने कहा कि साहब बी कब्जे में भले ही है, पर बी ने धोखे से कब्जा लिया है, बी ने मेरे को मारपीट के भगा दिया और बी ने धोखे से कब्जा लिया है। कोर्ट बोलती है प्रूव करो, के पास कोई गवाह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बी ने आधी रात को उसको निकाला होता है, कोई होता ही नहीं है आसपास, बी एविडेंस तो ढूंढता है, नहीं मिलता उसको। कोर्ट फैसला सुना देती है कि भैया बी के पास कब्जा, बी मालिक। कुदरती ये होता है कि 6-8 महीने बाद उसको पता लगता है कि जिस समय वो इंसिडेंट हो रहा था एक गाड़ी निकल रही थी, और गाड़ियों में आजकल जैसे नहीं कैमरे लगे होते हैं शीशे पर, उसमें वो लगा हुआ है। हो सकता है उस गाड़ी में ये रिकॉर्ड हुआ। वो गाड़ी का पता करता है, गाड़ी वाले के पास जाता है, गाड़ी वाले से वो कहता है हाँ बिल्कुल है, मेरे मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होता है। उसने उसको वो कैमरा दिखाया, रिकॉर्डिंग दिखाई, और उस रिकॉर्डिंग में वो चीज रिकॉर्ड हो रही थी कि बी उसको उस जमीन से निकाल के फेंक रहा था। बी के साथ 5-10 लोग और थे, वो लोग अंदर घुस रहे थे और उसको बाहर निकाल रहे थे। अब केस का फैसला तो आ चुका है, पर अब उसके उस समय उसके पास वो एविडेंस था नहीं, कोर्ट ने माना नहीं। अब उसके पास एविडेंस है, अब आप बताओ न्याय की दृष्टि से बात करते हैं अगर, क्या उसको उस पर रेस जुडिकाटा लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास उस समय एविडेंस नहीं था। आज उसको वो एविडेंस मिल गया तो उसको रिलीफ देनी चाहिए, रिलीफ देनी चाहिए। हाँ जी, है ना। ऐसा ही कानून ने कानून चेंज होने में भी बोला। लॉ कह रहा है कि यार कोई आदमी लॉ बदल रहा है, आज मान लो सरकार लॉ बदल रही है और सरकार उस लॉ को 30 साल पीछे से लगा रही है, तो कोई तो वजह होगी ना, कोई तो ऐसी वजह होगी कि सरकार को लगा होगा कि यार पिछले 30-40 सालों में ना लोगों ने इस चीज का बहुत मिसयूज किया है, तभी कोर्ट रेट्रोस्पेक्टिव लगा रही है ना। अदरवाइज कोर्ट क्यों रेट्रोस्पेक्टिव लगाती, क्यों पास से लगाती? तो कानून बोलता है कि भैया अगर लॉ चेंज हो रहा है और उस चेंज हुए लॉ के आधार पर उस बंदे को रिलीफ मिल रहा है तो आप दोगे रिलीफ। उसके पास कोई नया एविडेंस आ जाता है और वो उस नए एविडेंस के आधार पर केस फाइल करना चाहता है तो आप उसको दोगे, जिसको हम बोलते हैं सरकमस्टेंसेस। कोई नई सिचुएशन आ जाती है, कोई नए फैक्ट ले आता है जिसके आधार पर कोर्ट को लगता है कि इसको रिलीफ मिल सकता है, तो हम रेस जुडिकाटा लगाएंगे। तो हम ऐसा बोलते हैं, सॉरी नहीं लगाएंगे, सॉरी, लॉ चेंज हो जाए, सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाए, एविडेंस कोई उसके पास नया लग जाए और वो उसके आधार पर दोबारा आता है, मतलब नया केस फाइल करता है, तो हम उसको रिलीफ देंगे और रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? कोई डाउट कुछ भी? क्लियर है? हाँ जी, कुछ कह रहे हैं साहब? ठीक है जी, 1 मिनट। हाँ, बी ओनर है। ठीक है साहब। ये वहां 10 साल से रह रहे, पोजेशन में, कब्जे में है 10 साल से। यहाँ पे ए जीत गया, ठीक है। अच्छा, बी जाता है, ठीक है, 3 साल बाद। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बी क्या बोल रहा है कोर्ट में जाके? अच्छा। अच्छा, वो प्रूफ ले गया, ठीक है।
अगर अगर बी प्रूव कर जाता तो जीतेगा, जीतेगा। हाँ बिल्कुल जी। हम पहली बात तो बी प्रूव कर गया तो बी जीतेगा, नहीं प्रूव कर पाया तो अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे आपके केस में थोड़ा सा अपने इसको बढ़ा देते हैं एग्जांपल में। हाँ हाँ वही नहीं, अभी इसका पूरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी इन्होंने शॉर्ट में बताया, आप मेरे को बता देना ना अगर कहीं, अगर मैंने आपको कुछ भी इंटरप्रेट गलत किया हो तो। ए और बी में केस होता है, इनका ये कहना है, ठीक है। ए जमीन का मालिकाना हक क्लेम करता है, हाल फिलहाल कब्जा है बी के पास। कानून है कि जिसके पास कब्जा वो है मालिक। कोर्ट ए को बोलती है कि भैया आप प्रूव कर दो, ए प्रूव नहीं कर पाता कि जो बी के पास कब्जा है वो इलीगल है या अनलॉफुल है, एविडेंस ला नहीं पाता। कोर्ट क्या करती है, बी के फेवर में डिसीजन देती है। ऐसा ही कुछ हुआ नहीं? अच्छा आपके केस में ए और बी चला, चलो कोई बात नहीं, आपके केस में मैं यहाँ ये चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये नाम मैंने उल्टे बोल दिए। बी के फेवर में डिसीजन दे देता है, बाद में क्या करता है, कोर्ट को मिलता है कोई नया एविडेंस, जैसे अपने ने वो एविडेंस गाड़ी वाला बोला, नया एविडेंस मिलता है। अब सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि भैया जो उसका नया केस है वो एडमिट होगा। हम अभी तो इसी की बात कर रहे हैं, फैसले पे तो भी आगे जाएंगे। नया केस एडमिट इसलिए होगा कि वो सामने वाली पार्टी बोलेगी कि सर ये तो केस पहले डिसाइड हो गया, कोर्ट ये बोलेगी कि भैया ऐसा है, रेस जुडिकाटा तब लगता है अगर सेम पार्टीज हो, सेम कोज ऑफ एक्शन हो, सेम टाइटल हो, सेम पार्टीज हो, जैसे बोल देता हूँ सेम पार्टीज और सेम टाइटल। कोर्ट क्या बोलेगी कि रेस जुडिकाटा कब लगता है, सेम पार्टीज हो और सेम टाइटल हो। और हम ये बात कर चुके हैं, इस सेम टाइटल का मतलब क्या है कि सर इस केस के अंदर फैक्ट सेम, इस केस के अंदर भी ग्राउंड सेम हो, इस केस के अंदर भी एविडेंस सेम हो, कुछ भी नया ना आया हो, नथिंग न्यू, कोई ऐसी नई चीज या सरकमस्टेंसेस ना लाए हो जिससे लगे कि यार ये तो मामला गड़बड़ है। कोई भी ऐसी चीज ना आई हो जिसके बेस पे कोर्ट ये बोल दे कि यार इस बेस के आधार पर तो जिसने केस, मान लो यहाँ पर ए ने फाइल किया है, इसके फेवर में केस जा सकता है, तब कोर्ट बोल देगी कि सॉरी पार्टी सेम है, टाइटल सेम है। पर आप बोलोगे साहब आप तो बस इतना देख लो कि पार्टीज का नाम सेम है, और अगर टाइटल जो राइट के हिसाब से बात चले तो टाइटल भी सेम चल रहा है, कानून बोलेगा नहीं हम इतना इजी नहीं रखते रेस जुडिकाटा को। हम सेम टाइटल के अंदर ये देखते हैं कि क्या ग्राउंड सेम है, क्या वो जो बातें बोल रहा है वो एज इट इज सेम है, क्या उसने कोई ऐसी नई बात तो नहीं जोड़ दी या नया कोई ऐसी बात ले आया हो जिसके बेस पे कोर्ट को लगे कि यार पुराना फैसला पलटा जा सकता है, इस बात के आधार पर हो सकता है फैसला इसके फेवर में आ जाए, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, सरकमस्टेंशियल चेंज। कि अगर सरकमस्टेंसेस चेंज हो गई, वो कोई नया लॉ ले आए, वो कोई नया एविडेंस ले आए, वो कोई नया फैक्ट ले आए जिसके बेस पे कोर्ट को लगे कि न्याय फैसला बदला जा सकता है। तो यहाँ पर यही बात अपने ने यहाँ, भैया अगर वो केस कर रहा है और वो बोल रहा है कि साहब पुराना केस तो था उसमें मेरे पास एविडेंस नहीं था, अब मेरे पास एविडेंस है, दैट मीन्स सरकमस्टेंसेस चेंज हो गई हैं। उस केस के अंदर कोर्ट को ये था कि ए की कोई केस नहीं बनता, और यहाँ पर कोर्ट को देख के लग रहा है कि ए के पास कोई ना कोई इस बार क्या है, सफिशिएंट एविडेंस है। अब कोर्ट रेस जुडिकाटा नहीं लगाएगी, क्यों, न्याय की दृष्टि से। अगर रेस जुडिकाटा लगा दे और कल को उसका एविडेंस सही हो तो इसलिए कोर्ट न्याय की दृष्टि से उसको सुनेगी, और अगर वो प्रूव कर जाता है अपनी बात, फिर फैसला, मतलब जो फैसला हो गया वो तो हो गया, उस फैसले को बदल के कोर्ट नया फैसला सुना देगी। और अगर नहीं प्रूव कर पाता, कल को मान लो वो एविडेंस जो है वो झूठा पाया जाता है, कोर्ट ने तो रेस जुडिकाटा नहीं लगाया था, कोर्ट ने तो ट्रायल किया, चलो केस तो डिसमिस होगा ही होगा, फिर कोर्ट वही एज यूजुअल समय, कोर्ट का समय बदलने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये सब और फलाना टिमकाना, तो वो लगा देगी। ठीक है, ये रहेगा इसमें। हाँ जी, कहाँ गया जी, इस पॉइंट में कोई भी डाउट है, लॉ चेंज होता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, कुछ भी ऐसे, ठीक है। अब आ जाइए, क्या रेस जुडिकाटा को डिफेंडेंट या को प्लेंटिफ में भी लगता है? पहले इसको लेकर एक एग्जांपल कर लेते हैं। ए ने क्या किया ना, ए नहीं छोड़ा, बी केस तो नहीं है, बी और सी ये दोनों लोग ना लड़ रहे थे एक जमीन के लिए, जमीन के लिए।
आज ये जमीन किसके कब्जे में है? ए के कब्जे में। बी ए को कहता है कि जमीन मेरी है, खाली कर। सी ए को कहता है कि जमीन मेरी है, खाली कर। ए कहता है भैया जमीन किसकी है? ये जिसकी जमीन है ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर जमीन किसकी है ये? अब बी कहता है मेरी जमीन है, सी कहता है मेरी। कोर्ट कहता है, ए कहता है यार देखो ऐसा है, कोई छोटी मोटी कोई 10-50 रुपए की चीज तो है नहीं कि मैं तुमको दे दूं, कल को कोई विवाद हुआ तो उसको भी 50 रुपए भर दूंगा, प्रॉपर्टी का मामला है। ए चला जाता है कोर्ट में, किसके खिलाफ? दोनों के खिलाफ, बी एंड सी। बी भी हो गया डिफेंडेंट, सी भी हो गया डिफेंडेंट, प्रतिवादी। ए जाके कोर्ट में बोलता है कि साहब ये बी और सी आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जमीन मेरी है, सी कह रहा है जमीन मेरी है, मेरे को ये बता दो जमीन किसकी है, मैं तो उसको जमीन दे दूंगा। यहाँ पर ए ने किस लिए फाइल किया केस कि साहब इन दोनों में से जमीन किसकी है, मेरे को तो ये बता दो। पर दोनों क्या बने? डिफेंडेंट। अब यहाँ पर एक्चुअली में लड़ाई किसकी हो रही है? पूरा का पूरा मामला बी और सी के बीच में चलेगा, ये कानून कहता है। कानून कहता है ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार सभी डिफेंडेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट है, दो या दो से ज्यादा प्लेंटिफ है, तो उन सब पे ही आप रेस जुडिकाटा लगा दो। रेस जुडिकाटा उन पे तब लगेगा अगर उन दोनों में भी आपस में कोई लड़ाई थी, क्या इन दोनों में भी कन्फ्लिक्ट था उस केस के अंदर। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ या एक ही लाइन पे चल रहे थे, नहीं, बी सी के उल्टा चल, दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे थे और उस कन्फ्लिक्ट को कोर्ट ने डिसाइड किया। अगर दोनों, हाँ बिल्कुल वही वही उसी में लगेगा ये। अब यहां पर मान लो कुदरती ऐसा होता ना, इंटरप्लीटर सूट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब यहां पर मान लो कुदरती ऐसा होता कि ए और चलो डिफेंडेंट, ए जो है बी और सी के खिलाफ केस करता है कि साहब ये जमीन मेरी है, बी और सी इस पर कब्जा करके बैठे हैं। बी भी कह रहा है जमीन मेरी नहीं है या जमीन मेरी है, सी भी कह रहा है जमीन मेरी है। और ये ऐसे नहीं कह रहे कि बी की नहीं है, बी कह रहा है साहब हम दोनों की है जमीन, एक ही नहीं है, हम दोनों की है, दोनों में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। अब अगर कोई भी फैसला आता है इस केस का, उस केस में ये दोनों आपस में बाउंड नहीं होते। आपस में बाउंड का मतलब है, सपोज फैसला ऐसा आता है कि कोर्ट बोलती है ए को कि भैया ऐसा है, ये जो जमीन है ना, ये जमीन पूरी तुम्हारी नहीं है, आधी जमीन ए की है, आधी जमीन बी और सी की। अब क्या है, बी और सी जाके लड़ने लग जाते हैं कोर्ट में। बी कहता है, अब बी सी के खिलाफ चला गया, वो कहता है साहब आधी उधी का बात की, ये तो जमीन ही मेरी है। सी कह रहा है जमीन ही मेरी है। अब ये लोग आपस में लड़ने लग गए और वहां पर सी क्या बोलता है, सी बोलता है कि साहब आपने तो कहा। हाँ जी, दोबारा बोल रहा हूं, ए ने बी और सी के खिलाफ केस किया। केस क्या किया? ए कहता है कि साहब ये जो जमीन है मेरी है, बी और सी कहते हैं साहब इसकी नहीं है, हम दोनों की है। वो ऐसे नहीं कह रहे कि बी कह रहा है मेरी है, सी कह रहा है मेरी है, वो कह रहे हैं हम दोनों की, हम दोनों का इसमें हिस्सा है, आपस में नहीं लड़ रहे हैं। कोर्ट ने क्या किया, फैसला सुना दिया कि भैया ए आधी जमीन तेरी है, बी और सी को कह दिया आधी जमीन तुम्हारी है। अब इनको आपस में कि यार ये तो आधी जमीन रह गई। अब बी और सी आपस में लड़ने लगे। बी कहता है आधी जमीन नहीं है, सारी जमीन मेरी है। सी कहता है नहीं सारी जमीन मेरी है। वो कह रहा है उसकी नहीं है। वो अभी आपस में लड़ने लगे, ये कोर्ट में चले जाते हैं। बी कहता है कि साहब जो आपने जमीन दी है ना, जो आपने आधी जमीन बोली है, वो सारी मेरी है। सी कहता है साहब मेरी है। ये लोग आपस में एक दूसरे की पोल खोलने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये केस में रेस जुडिकाटा लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि ये जमीन किसकी आधी आती है। क्या इस पे रेस जुडिकाटा लगेगा क्या? क्यों लगेगा? इनका, इनकी आपस में लड़ाई है वो यहाँ पे, सिर्फ मेरिट पे नहीं देखा जाएगा, सिर्फ मेरिट्स पे नहीं। उसका वजह बता देता हूं। कानून कहता है कि अगर एक पार्टी कौन सी, दो से ज्यादा, दो प्लेंटिफ थे या फिर दो डिफेंडेंट थे, जैसे मान लो यहां पर दो डिफेंडेंट है, कोर्ट का जो भी फैसला आता है
उस केस के अंदर इन दोनों डिफेंडेंट के बीच में वो फैसला तब बाइंडिंग होगा, इन दोनों डिफेंडेंट के बीच में, अगर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में आपस में कंफ्लिक्ट था तो दोनों ने हर संभव प्रयास किया होगा अपना अपना क्लेम प्रूव करने। यहां पर क्या है कि अगर हम बात की जाए इसमें, दोनों तो एग्री थे कि जमीन तो हमारी है, दोनों में से किसी ने भी ऐसा एविडेंस नहीं पेश किया होगा कि जमीन सिर्फ मेरी है, या सी ने पेश किया होगा कि जमीन सिर्फ मेरी है। जब उस चीज का इनको मौका ही नहीं दिया तो आप यहां पर कैसे लगा सकते हो रेस जुडिकाटा? यहां पर तो इनके पास मौका नहीं था कि ऐसा बात चल रही हो। यहाँ पर तो क्या बातें चल रही थी, ग्राउंड याद करो, यहाँ पर ग्राउंड क्या थे, बी और सी कह रहे थे जमीन हम दोनों की है, ऐसे नहीं करते कि जमीन मेरी है, यहाँ बातें ही अलग चल रही थी। बात तो यहाँ नहीं आई है ना कि बी कह रहे हैं जमीन मेरी है, सी कह रहा है मेरी है, यहाँ तक बातें चल रही थी हम दोनों की हैं। तो जब बातें हम दोनों की चल रही थी तो ऑब्वियस है कि इन्होंने एविडेंसेस भी वही पेश किए होंगे जिसके अंदर ये चल रहा होगा कि जमीन इन दोनों की है कंबाइंड। वहां पर इन दोनों ने या इन दोनों ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पेश किया होगा, या पेश या फिर जानबूझ के भी नहीं पेश किया होगा कि जमीन सिर्फ मेरी। तो कानून बोलता है कि भैया अगर आपको को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के केस में रेस जुडिकाटा लगाना है, मतलब कि यहाँ पर जो केस डिसाइड हुआ, दो डिफेंडेंट हुए, जो भी केस डिसाइड हुआ, अगर इन दोनों पे लगाना है कि भैया तुम दोनों भी आपस में नहीं लड़ सकते हो, तुम दोनों भी आपस में एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते हो, तो ये ग्राउंड प्रूव होना चाहिए कि इन दोनों में भी आपस में लड़ाई थी, कन्फ्लिक्ट था। अगर इन दोनों में आपस में इस केस में कन्फ्लिक्ट नहीं था, आप रेस जुडिकाटा नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में ऑब्वियस है कि जब ये दोनों बोल रहे हैं कि जमीन हमारी है तो ये एविडेंसेस भी तो वैसे ही पेश करेंगे, ये वो एविडेंस थोड़ी पेश करेंगे जिस एविडेंस को, हाँ जी बोलो। हाँ जी, बी और सी क्या करते हैं? हाँ हाँ जी, जरूरी थोड़ी है, इनका मैटर क्यों डिसाइड होगा? मान लीजिए, दोबारा एग्जाम्पल पे आते हैं, ये कह रहा है कि साहब आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? दोस्त आपकी आवाज, मेरे को ऐसा लग रहा है यार इनकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है यार। मेरे 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 केस में ऐसा हो रहा है कि इनकी आवाज कट रही है सोनू जी की। देखो एक बार थोड़ा सा अगर आप हो सके तो क्लियरली बोल देंगे अगर हो पाए तो। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, समय को क्या है, पढ़ाना ही तो है, रोज ही पढ़ाएंगे तो। कोई बात नहीं, तसल्ली से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, अच्छी चीज है, इस पे डिस्कशन होना जरूरी है। ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट रुको, मैं आपको फोन ही कर रहा हूँ, मैं आपको फोन ही कर रहा हूँ। अरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो खुद की खोज में। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हो आप? हेलो हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हो आप? सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ए ने बी और सी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ठीक है। और बी और सी के बीच में पहले ये हो रहा है कि
भाई ये तो हमारा आधा आधा हमारा है, जमीन जो भी ये है। नहीं है, बी और सी कह रहे हैं कि हमारी है, आधा आधा की तो अब बात ही नहीं कर रहे। मान लो हमारी है तो दोनों ही तो है ना, ओनरशिप तो दोनों के पास है। हाँ मान लो बी और सी कह रहे हैं कि साहब हमारी है ये जगह। हाँ जी हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो पहले तो उनका ही डिसाइड होगा ना, अगर एप्लीकेबल करना है तो, क्योंकि नहीं नहीं, दोनों का इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, तब जाके तो इन्हीं पे बाद में ये उनका जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उनका सर। इंटरेस्ट कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है? वो तो ये कह ही नहीं रहे कि साहब इस जमीन में आधा हिस्सा मेरा, वो तो कह रहे हैं कि साहब हमारी जमीन है। आप तो ये डिसाइड करो, ए से पूछो वो कैसे प्रूव कर रहा है कि जमीन उसकी है। बी और सी कह रहे हैं कि साहब हमारी जमीन है, चाहे आप कैसे भी बोल दो कि आधी उसकी है, आधी उसकी है, 30% उसकी है, 70% मेरी है, कैसे भी बोल दो, पर ये हमारी जमीन है। जी सर, लेकिन अगर रेजिडी काटा को डिफेंडेंट के बीच में एप्लीकेबल करना है तो सर वो तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों का इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तभी तो ही अपने सब्सिक्वेंट इसीलिए तो नहीं लगा रहे, अपने क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो यहाँ केस हुआ ए वर्सेस बी एंड सी, जिसमें बी और सी बोल रहे हैं कि जमीन हमारी है, तो बी और जी सी सर। आपस में तो लड़ नहीं रहे। जी सर। जी बी सर। और सी आपस में, तो कोर्ट क्या करेगी? जब बी और सी आपस में नहीं लड़ रहे तो कोर्ट एक, सिविल में यही तो होता है, पहले ए को बोलेगी प्रूव करो तुम जो बोल रहे हो। यस सर। अब मान लो ए कागज वागज सब ले आया, फिर बी यस और सर। सी से पूछा अच्छा भैया तुम दोनों प्रूव करो कि ये जमीन तुम्हारी है। मान लो सी अपने हिसाब से कोई एविडेंस ले आया, बी अपने हिसाब से, ये कोर्ट, ये लोग ऐसे आपस में तो लड़ नहीं रहे कि कोर्ट इनको बोले कि अच्छा बी तू प्रूव कर, तेरे वाला हिस्सा तेरा है, हिस्सा तो है ही नहीं। कोर्ट कह रही है कि भैया बी चाहे तू प्रूव कर दे कि सारी जमीन तुम्हारी है, या सी तू प्रूव कर दे सारी जमीन। बी और सी भी अपने अपने एविडेंसेस पेश किए, जी सर। यही हुआ। अब बी और सी यस आपस सर। में तो लड़ नहीं रहे थे कि बी ने सी के खिलाफ एविडेंस पेश किया हो या सी ने बी के खिलाफ पेश किया हो। एविडेंस, यस बी सर। जो भी एविडेंस पेश करेगा वो ए के खिलाफ ही पेश करेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। वो तो मैं समझ गया सर। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट जो आएगा तब भी जाके ही को डिफेंडेंट के बीच में मतलब ये हो पाएगा वही सर, तो मैं कह रहा रेजिडी हूँ कि काटा इस एप्लीकेबल। केस में अपने क्यों नहीं लगा रहे हैं। इस केस में तो ऐसा सर है ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ मैं कि आप कह रहे हो ना भाई हमारी, इस केस में नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे अब प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आप सुनते रहना ना, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब जैसे अब अपने इस पर डिस्कशन करते हैं, तो अगर प्रैक्टिकल बात करें, ए ने बी और सी के खिलाफ केस किया, बी और सी कह रहे जमीन हमारी है, तो प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली ये होगा कि ए एविडेंस पेश करेगा, सबसे पहले एविडेंस ए को ही बोला जाएगा, प्लेंटिफ वही है, वो पेश करेगा बी और सी के खिलाफ कि साहब जमीन मेरी है। चलो उसने एविडेंस जो भी पेश करना है कर। अब बी कौन से एविडेंस पेश करेगा? वही कि जमीन हमारी है। यहाँ पर बी सी के खिलाफ एविडेंस तो नहीं लाएगा, क्योंकि जब ये दोनों आपस में लड़ ही नहीं रहे तो सी के खिलाफ तो कोई एविडेंस पेश ही नहीं करेगा वो। सही के गलत? सर क्लास ज्वाइन कर लो। हाँ कर लो आप साहब। दिख नहीं रहे हो तो अच्छा कर लो कर लो कर लो। हाँ जी, बी जो भी एविडेंस पेश करेगा वो सी के खिलाफ तो नहीं लाएगा, बी तो इसलिए लड़ेगा कि भाई जमीन हमारी है। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? कोई भी डाउट इस बात के अंदर? सी कौन से एविडेंस लाएगा? वो भी वही एविडेंस लाएगा कि साहब जमीन हमारी है, एक ही नहीं है। वो भी बी के खिलाफ एविडेंस नहीं लाएगा, क्योंकि जब ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे तो ऑब्वियस है कि बी भी सी को बचाएगा, सी भी बी को बचाएगा। प्रैक्टिकल बात यही है, यही बात होगी। तो ऑब्वियस है कि इस केस के अंदर अगर कोई कुदरती ऐसा एविडेंस हुआ भी कि जहां पर बी सी के खिलाफ कोई एविडेंस ला सकता था, तो वो एविडेंस इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जब आपस में नहीं लड़ रहे, ऐसा होता है जब दो केस के अंदर दो पार्टीज का आपस में जब वो साथ में चल रहे होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, यार तू ये एविडेंस मत पेश करना, मैं मर जाऊंगा, तो वो कहते हैं ठीक है नहीं लाऊंगा। जब भी ऐसा आप में से जो भी अगर कोई प्रैक्टिकल फील्ड में हो तो ऐसा होता है कि यार तू मत पेश करना, वरना मैं रगड़ा जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, तो ऑब्वियस है वो ये एविडेंस नहीं पेश करें। कानून ने यही तो बात बोली, कानून ने कहा कि यार अगर अगर हम इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो उठाए ना, तो यहाँ पर पक्का ऐसा होगा कि भाई ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस नहीं पेश करेंगे। तो अगर कल को कोई बात उठ के आती है, कल को ये दोनों आपस में लड़ते हैं, तो हम कैसे बोल देंगे कि ये डिसीजन मान्य होगा? क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे थे, कहानी अलग हो गई ना, यहाँ तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे थे। अगला जो केस आ रहा है जिसके अंदर बी और सी आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो आधी जमीन बोली है ना, वो आधी जमीन नहीं है, बी कह रहा है सारी जमीन मेरी है, सी कह रहा है सारी जमीन मेरी है। यहाँ पर सिनेरियो बदल गया, अब ये आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ आपस में नहीं लड़ रहे थे। कानून वही कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, नो डाउट
रेस जुडिकाटा आप तभी लगाते हो जब केस मेरिट्स पे डिसाइड होता है, पर को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के केस में आप तभी लगाओगे अगर वो दोनों आपस में भी लड़ रहे थे। अगर वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और केस मेरिट्स पे डिसाइड होता है तब। अगर वो दोनों आपस में उस केस में नहीं लड़ रहे थे, जैसे यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, हम रेस जुडिकाटा नहीं लड़, इसको लेकर कोई भी डाउट कुछ भी। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी। पक्का समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा बस हाँ में ला रहे हो। अगर को डिफेंडेंट का केस है तो उनमें है, और अगर को प्लेंटिफ का केस है तो उनमें। अपने इसको लिखेंगे, अभी डिटेल में लिखेंगे साथ। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि साहब कोर्ट तो कॉम्पिटेंट है, जो कोर्ट जिसने फैसला सुनाया है ना वो तो कॉम्पिटेंट है, पर उस कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ना वो फैसला गलत है। ठीक है, ध्यान देना। ए और बी का केस हुआ, ए और बी का केस हुआ तो कहानी ये बनी कि जिस कोर्ट में वो गए वो कोर्ट सही था और उस कोर्ट ने फैसला सुनाया। ए ने बी के खिलाफ केस किया जमीन को लेकर सन 2000। किस चीज को लेकर कि साहब जमीन मेरी है, बी कह रहा जमीन मेरी है, कोर्ट ने केस बी के फेवर में सुना। अब क्या होता है, ए जो है ना, ए दोबारा केस फाइल कर देता है बी के खिलाफ, और ग्राउंड पता क्या रखता है, वो कहता है साहब जी जो पिछली कोर्ट है ना इसने जो फैसला सुनाया वो फैसला सही नहीं है, उस फैसले में एरर है, गलती है उस फैसले में। अब बताओ क्या यहाँ रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं? दोबारा बोल रहा हूँ जी, ए और बी के बीच में केस हुआ सन 2000 में, जमीन का केस था, कोर्ट ने बी के फेवर में सुना। ए क्या करता है, सेम फैक्ट पे मामला ले आता है एरर का। वो कहता है साहब, बस ग्राउंड क्या बोलता है कि साहब इस कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ना वो फैसला सही नहीं था। कैसे लगेगा? हाँ जी, नहीं नहीं, एक मिनट, एक एक करके बता दो। अभी जो पहले बोल रहे थे पहले वो बोल दो। अभी जो पहले बोल रहे थे। हम्म, हाँ, तो फिर रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा? आप तो कह रहे हो जैसे कोर्ट कॉम्पिटेंट है, आप खुद कह रहे हो भाई कोर्ट जब कॉम्पिटेंट है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए फिर तो। अगर कोर्ट, आप ये कह रहे हो भैया ये कोर्ट तो कॉम्पिटेंट है, फिर तो रेस जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए। फिर आप रेस जुडिकाटा कैसे लगा रहे हो? कोई बात नहीं, सोच के बता देना। बाकी कोई भी बता, बोलना चाहे, कुछ बताना चाहे। हाँ जी, कोई भी कुछ बोलना चाहे, कुछ बताना चाहे। हाँ हाँ, ठीक है, आपकी बात सही है। अब ध्यान देना, आपकी बात बिल्कुल सही है। बस इन्होंने क्या किया, अपने साथ लैंग्वेज का गेम किया। हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला कि यार अगर सरकमस्टेंसेस चेंज होते हैं, कानून चेंज होते हैं, अगर उस बंदे के पास नया ग्राउंड है तो हम क्या बोलेंगे, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, क्योंकि अब उसके पास फैसला अपने फेवर में लाने का कोई ना कोई वजह है, नई बात ले आया वो कुछ। जहां पर कानून ये बोलता है कि यार वो ये कह रहा है कि साहब पिछली कोर्ट का फैसला गलत था, तो पिछली कोर्ट से बदलवा ले भैया। अपील में चला जाता, अपील में बदलवा सकता था, रिवीजन में चला जाता, वहां बदलवा सकता था। और जो तुम ये बोलोगे साहब पिछली कोर्ट का फैसला गलत था, तो अब या तो तुम ग्राउंड ये लो, एक तो तुम ग्राउंड लो रहे हो कि साहब पिछली कोर्ट का फैसला गलत था, या तो तुम ग्राउंड ये ले लो, या तुम ये बोलो कि साहब मेरे पास कोई नए ग्राउंड है, मेरे पास कोई नया एविडेंस है, मेरे पास अब कोई नया लॉ है, उसकी सपोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं लॉ चेंज हो गया। तुम क्या बोल रहे हो साहब फैसला गलत था, फैसला किस बेस पे गलत था? अब या तो बेस, जिस बेस पे तुम बोल रहे हो वो बेस या तो नया एविडेंस हो, हम तब ले सकते हैं तुम्हारा। पर अगर तुम बोलो कि साहब इस बेस पे था, तो वहां पर क्या लग जाएगा,
कंस्ट्रक्टिव। क्यों? कोर्ट बोलेगा ये बात तो तुम वहां भी बोल सकते थे, ये बात तो तुम अपील में चले जाते वहां भी बोल सकते थे। यहाँ पर जो ये बात बोली जा रही है ना, ये बहुत बहुत इन्होंने छोटे में निपटा दिया, पर ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं। ध्यान देना कि अगर आप ये ग्राउंड ले रहे हो कि साहब एरर इन डिसीजन था बाय फॉर्मर कोर्ट, तो कानून बोलता है कि भैया अगर एरर इन डिसीजन था और आप ये जो एरर प्रूव कर रहे हो ये किसी नए एविडेंस से या नए ग्राउंड के आधार पर प्रूव कर रहे हो, तब तो हम रेस जुडिकाटा नहीं लगाएंगे। बट हम यहाँ क्या बोलेंगे कि तुम्हारा ग्राउंड क्या है, तुम्हारे पास नए सर्कमस्टेंसेस है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पिछली कोर्ट ने एरर किया है, नहीं, तुम्हारे पास नए सर्कमस्टेंसेस है। अगर तुम्हारा जो अब ग्राउंड है, तुम ये बोल रहे हो कि साहब पिछली कोर्ट ने फैसला गलत सुनाया और तुम ला रहे हो फलाना फैक्ट, फलाना एविडेंस जो तुम पहले भी पेश कर सकते थे, कोर्ट लगाएगी सॉरी, यहां लगेगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, क्योंकि ये बात तो तुम वहां भी बोल सकते थे, ये बात तो तुम अपील में भी जाके बोल सकते थे, अब नहीं हम सुनेंगे तुम्हारी बात। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये आंसर बोला है ना कि भाई एरर ऑफ डिसीजन बाय फॉर्मर कोर्ट में रेस जुडिकाटा लगेगा, क्यों? इस वजह से ये कह रहे हैं भैया जो भी तुम्हारे पास नया, जो भी तुम फैक्ट है जिसके बेस पे एरर की बात कर रहे हो, जो भी फैक्ट है जिसके बेस पे तुम, सॉरी एविडेंस है जिसके बेस पे तुम है, तो बात तो तुम वहां भी रख सकते थे, तुम अपील में चले जाते, तुम रिवीजन में चले जाते, तुम्हारे पास पूरा अधिकार थे। और अगर बात आती है कि सर वो नया फैक्ट ला रहा है, नया एविडेंस ला रहा है, तो सर ग्राउंड एरर नहीं कहलाएगा, ग्राउंड कौन सा कहलाएगा? न्यू सर्कमस्टेंसेस। वो किस पे आ रहा है? नए सर्कमस्टेंसेस पे। देयर इज अ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह नहीं समझ आया तो दोबारा बोल दूंगा, कोई भी डाउट। हाँ जी, वही मैं अब इसको दोबारा बताता हूँ। ये जो इन्होंने लाइन लिखी ना कि साहब अगर पुरानी जो पिछली जो कोर्ट है उसने जो फैसला सुना है वो फैसला गलत है, अब फैसला गलत कैसे डिसाइड होगा? आप कोई एविडेंस लाओगे कि साहब ये एविडेंस है, इस एविडेंस के आधार पर तो ये फैसला बनना चाहिए था, या आप कोई नया फैक्ट क्या आप कोई तथ्य लाओगे, या तो लॉ मतलब साक्ष्य लाओगे या तथ्य लाओगे। अब इसमें क्या है, ये जो इन्होंने टॉपिक तो छोटा सा है और ये लिखने में छोटा सा है, इतना छोटा टॉपिक है नहीं। आप अगर कोर्ट में नया केस फाइल करते हो और उस कोर्ट को बोलते हो कि साहब पिछली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला गलत है, उस फैसले में गड़बड़ हुई है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? नंबर 1 कोई नया साक्ष्य, नंबर 2 कोई नया फैक्ट, या फिर पुराना साक्ष्य या पुराना फैक्ट, चार ही बातें बनती हैं। अब यहाँ कानून बोलता है कि भैया अगर तो तुम कोई नया एविडेंस ला रहे हो, अगर तुम कोई नया फैक्ट ला रहे हो जो पहले तुम्हारी नॉलेज में नहीं था, तो वहां पर हम रेस जुडिकाटा नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम कोई नई बात ला रहे हो। पर वहां हम ग्राउंड क्या ले रहे हैं कि हम रेस जुडिकाटा क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अब नई सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशन चेंज हो, चेंज इन सिचुएशन, सिचुएशन चेंज। हम ये बोल के, तो जो ये इन्होंने बोला ना एरर इन डिसीजन बाय फॉर्मर कोर्ट, और उसमें रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? इनका वजह ये है, ये जो सपोज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, अगर वो बंदा पुराने तथ्यों पर आ रहा है, वो बंदा पुराने साक्ष्यों पर आ रहा है, इसका मतलब है ये तो इसके पास पहले से नॉलेज में थे, ये उस समय इसने बात क्यों नहीं रखी वहां पे, ये अपील में क्यों नहीं गया उस ग्राउंड पर, ये रिवीजन में क्यों नहीं गया? और अगर गया है और उन कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है, तो फिर इतनी कोर्ट तो गलत नहीं, अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, ये गलत नहीं हो। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, अब ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूं, कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि एरर इन डिसीजन बाय फॉर्मर कोर्ट, फॉर्मर कोर्ट जो है उसने जो फैसला सुनाया साहब वो गलत सुनाया है, तो ध्यान देना, अगर आप ये जो एरर प्रूव कर रहे हो बाय ओल्ड फैक्ट, कोई ऐसा फैक्ट जो आपके पास पहले से नॉलेज में था, कोई ओल्ड एविडेंस जो आपके साथ पहले से नॉलेज में था, रेस जुडिकाटा लगेगा। क्यों? कानून कहता है कि भैया ये आपकी नॉलेज में पहले थे। यहाँ ये क्या लगाते हैं, कौन सा लगाएंगे, रेस जुडिकाटा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा?
हाँ भाई, रेस जुडिकाटा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? कंस्ट्रक्टिव। यहाँ ये कहते हैं कि हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, यहाँ पर ये बोलते हैं लगेगा, क्यों? ये कह रहे हैं भैया अब हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले। दूसरा ये कहते हैं कि अगर तुम जो ये एरर प्रूव कर रहे हो ये नए फैक्ट से या फिर नए एविडेंस से पेश कर रहे हो, उस केस में हम रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? एज यूजुअल कि भैया सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ ग्राउंड क्या बोल रही है? सर्कमस्टेंसेस चेंज। जो बोलता है लॉ खुद बोलता है कि भैया अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, पार्टी के पास कोई नया फैक्ट आ जाए जो डिसीजन बदल सकता है, नया एविडेंस आ जाए जो डिसीजन बदल सकता है, तो हम बोलेंगे कि रेस जुडिकाटा नहीं। ये एक्चुअली में इसका आंसर ये बनता है। हाँ, तो लगेगा। पर अब जो अपने जो पढ़ते हैं ना, जैसे किताबों में जब पढ़ लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इस पॉइंट को उठाते हैं, इतना लिख देते हैं, इस बेस पे बोल देते हैं नहीं लगेगा, अपने पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दे देना, एक बार अपने रिवीजन कर लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, किसी का कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, पूछ लेना। और मैं इसमें अब आपको बताता जाऊंगा जो जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है कि क्या रेस जुडिकाटा मैंडेटरी है? हाँ साहब मैंडेटरी है, पूछा जा सकता है। क्या रेस जुडिकाटा एग्जॉस्टिव है? नहीं है, ये पूछा जा सकता है। रिट को लगता है ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, क्या रेस जुडिकाटा रिट को लगता है? क्या रेस जुडिकाटा एप्लीकेशन को लगता है? ये पूछा जा सकता है। अब इनके आंसर सुन लो। रेस जुडिकाटा मैंडेटरी है? जी साहब मैंडेटरी है। सेक्शन 11 के अंदर जो शैल वर्ड यूज किया है वो बकायदा बता रहा है कि रेस जुडिकाटा क्या है? मैंडेटरी। आ जाएगी। क्या एग्जॉस्टिव है? नहीं साहब एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? इसका स्कोप वाइड है, न्याय की दृष्टि से किसी भी चीज पे लगा सकते हो आप, रिट एप्लीकेशन तक पे ये लगता है। तो तीसरा, रिट पे लगता है, हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल लगता है। एप्लीकेशन पे लगता है, हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल लगता है। अब आ जाओ, क्या कॉम्प्रोमाइज डिग्री पर लगता है? तो ध्यान दे देना, कॉम्प्रोमाइज डिग्री पर ये क्यों नहीं लगता? बताओ, कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे ये क्यों नहीं लगता? हाँ, क्योंकि कोर्ट कोर्ट खुद का दिमाग नहीं लगा रही है, जो पार्टी बोल रही है कोर्ट वो फैसला सुना रही है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं डिग्री मेरिट्स पे नहीं होती, तो इसलिए रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब आ जाइए, एक्स पार्टी डिग्री में रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा? एक्स पार्टी में लगेगा, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो मेरिट्स पे सुनाया है। एक्स पार्टी डिग्री में मेरिट्स कैसे ला रहे हैं हम? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक्स पार्टी डिग्री में मेरिट्स कैसे लगा रहे हैं अपने? एक्स पार्टी डिग्री, हाँ बिल्कुल भाई, कोर्ट ने भले ही सारा ना सुनाओ, बट एक तरफ एक पक्ष का तो कोर्ट ने अपने अपने हिसाब से जितना बेस्ट हो चुका, जितना बेस्ट हो चुका कोर्ट ने किया। तो ये पूछा जा सकता है, दोनों पूछे जा सकते हैं, थोड़ा देख लेना। अब आ जाइए, आ गया ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, वो ऐसे ही ध्यान रख लेना कि अगर लॉ चेंज हो जाए, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, नया एविडेंस, बात कर चुके हैं कि भैया जब नया कानून चेंज हो गया और वो कानून अगर आपको अधिकार दे रहा है, आपके आपको कोई रिलीफ दे रहा है, या हो सकता है उस कानून के अधिकार कानून के बेस पे आपका कोई रिलीफ बन रहा हो, तो कोर्ट एंड्स ऑफ जस्टिस, एट द एंड सब कुछ न्याय मैटर करता है, न्याय की दृष्टि से कोर्ट अलाउ करेगी। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि यार सिचुएशन चेंज हो गई है, पहले इसको ये बात पता नहीं थी अब पता है, या कुछ भी, जैसे कि हम बोले कोई नया एविडेंस आ गया, नया फैक्ट आ गया, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि भाई कोर्ट अलाउ करेगी, रेस जुडिकाटा नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस कोर्ट देखेगी एंड्स ऑफ जस्टिस, ये पूछा नहीं जाता है। को डिफेंडेंट को प्लेंटिफ भी राजस्थान जुडिशरी में नहीं पूछा जाता है, पर बाकी स्टेट्स में, जो थोड़ा लेवल वाली स्टेट्स है, हरियाणा, दिल्ली, उनमें पूछा जाता है। बट ध्यान रख लेना, इसमें भी तभी लगेगा अगर पार्टीज की जो को डिफेंडेंट है, मतलब जो दो प्लेंटिफ है, उन पे तभी बाइंडिंग होगा, अगर उनमें आपस में कंफ्लिक्ट था तो, अदरवाइज नहीं। कोई भी डाउट इन पर? हाँ जी, राजस्थान जुडिशरी
अरे राजस्थान जुडिशरी तो बहुत इजी है यार, अगर अपने पास हरियाणा दिल्ली देखने लायक होता है। बस बात ये है कि राजस्थान राजस्थान जुडिशरी का बस ये है कि राजस्थान जुडिशरी ना क्लियर करने की एक ही वजह है कि अपने उसके अंदर पढ़ते हैं अथा, अपने सोचते हैं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ये ना पूछते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, हाँ ये है कि जो पूछा जाता है वो आपको अच्छे से लिखना है, बस ये थोड़ी उनकी डिमांड है। भाई आप जो पूछा जा रहा है उसमें जितना पेरेक्ट में लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से लिखना है, ये उनकी थोड़ी सी डिमांड है बस। बाकी तो कंपैरेटिवली इजी है यार। देखो राजस्थान इजी है वैसे बात करूं तो, राजस्थान अभी तक इजी है, क्योंकि इजी है यार राजस्थान। अब तो देखो अब 3 साल के बाद कुछ कह नहीं सकते लेवल क्या होगा, बट कंपैरेटिवली राजस्थान इजी है। अगर हम बाकी स्टेट्स के अगर पेपर उठाते हैं ना, जैसे हरियाणा का उठा ले हैं, गुजरात भी इजी है। गुजरात बस वो लैंग्वेज आ जाता है भाई अपने को, लैंग्वेज गुजरात तो बहुत इजी है, बस अपने पास वो लैंग्वेज वाला बैरियर फंस जाता है। राजस्थान वालों को बड़ा बेचारे किराए पे तो मकान लेके रहते हैं, किराया देती है सरकार बस। और हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इनका थोड़ा लेवल है, राजस्थान का इजी है। थोड़ा सा अगर अपनी स्ट्रेटेजी से काम करें ना, राजस्थान आराम से क्लियर हो सकता है, बस स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ऐसे रहे। वो स्ट्रेटेजी में पता है क्या है कि भाई क्या नहीं पढ़ना है, मेन तो ये है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे हम अपने पढ़ते पढ़ते बात करते हैं ना कि यार ये छोड़ देना नहीं आएगा, तो राजस्थान में बस ये ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्या नहीं करना है, ये थोड़ा राजस्थान में ध्यान रखना पड़ता है। जो अरे वो फिर आपने छोड़ा गलत होगा ना, आपने छोड़ा गलत होगा, कोई बात नहीं, अब की बार मैं बता दूंगा आपको, वो छोड़ जाना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाओ भाई। अगर ये भी नहीं पूछा जाता, ठीक है, एरर और डिसीजन वाला ये भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। और कोई मेरे हिसाब से हो गया ना, कोई रहा तो नहीं एरर एंड डिसीजन बाय फॉर्मर कोर्ट, कुछ रह तो नहीं रहा। नहीं कुछ नहीं रह रहा, कुछ नहीं रह रहा। लो फिर अब लिखना चालू कर दो, अब लिखवा दो थोड़ा बहुत। मैं सोच रहा था आज कंस्ट्रक्टिव तो क्या ही होगा, चलो नहीं हो पाएगा यार। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, अब लिखवा दूं, अब लिख लो साहब। क्वेश्चन वाइज चलना, ठीक है, क्वेश्चन ऐड करते जाना बस। पहला क्वेश्चन लिख लो, वेदर प्रोविजंस ऑफ रेस जुडिकाटा आर मैंडेटरी इन नेचर, वेदर प्रोविजंस ऑफ रेस जुडिकाटा आर मैंडेटरी इन नेचर, वेदर प्रोविजंस ऑफ रेस जुडिकाटा आर प्रजा सेक्शन 11 आर मैंडेटरी इन नेचर। इसमें लिख लीजिए, बथेरे केस है, कोई भी लिख लो यार। इनशंकर वर्सेस बालकृष्ण, लिख लो इनशंकर वर्सेस बालकृष्ण। It was held that it was held that the word shall, it was held that the word shall, in Shankar versus Balkrishnan, it was held that the word shall, the word shall, the word shall used in section 11, used in section 11, the word shall used in section section 11, the word shall used in section 11 provides that provides that court is bound to apply the provisions of res judicata, to apply the provisions of res judicata, full stop। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर लिख लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए। वेदर सेक्शन या वेदर रेस जुडिकाटा लिखा, वेदर रेस जुडिकाटा इज एग्जॉस्टिव इन नेचर, वेदर रेस जुडिकाटा इज एग्जॉस्टिव इन नेचर, रेस जुडिकाटा इज एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये बात तो लगता है इन्होंने ना केस ऐसी खुद से ही बनाए होते हैं, उधर बाल कृष्ण आ गया, इधर राधा कृष्ण आ गया। इन लालचंद वर्सेस राधा कृष्ण, वेदर रेस जुडिकाटा इज
exhaustive in nature. In Lalchand versus Radhakrishnan, in Rajchand versus Radhakrishnan, it was held that it तो और क्या इन अरे सही में ऐसा लगता है भाई, केस ही खुद से बना देते हैं। In Lalchand versus Radhakrishnan, it was held that court 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 need not be confined to words of section 11. सेक्शन 11 में जितना लिखा है सिर्फ वहां तक रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट नीड नॉट बी कन्फाइंड टू वर्ड्स ऑफ सेक्शन 11, full stop. It is not exhaustive in nature. It is not exhaustive in nature. It is not exhaustive in nature. It is not exhaustive. Not exhaustive. Exhaustive in nature. हाँ, exhaustive in nature. कोई बात नहीं, अब सही कर ले। It is not exhaustive in nature. कोर्ट में apply it in any circumstances for ends of justice. May apply it in any circumstances for ends of justice. Any circumstances for ends of justice. ठीक है, क्या है इसमें? हाँ, अगला क्वेश्चन लिख लो। whether res judicata और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, सॉरी हाँ ठीक है लिख दो, whether res judicata और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, नहीं सॉरी कंस्ट्रक्टिव मत लिखो, whether res judicata applies to writ, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं लिखो, whether res judicata applies to writ या writs, whether res judicata applies to writs, इसमें लिखो इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, इसमें भी वही सेम है 1970, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, ये वाला लिख दो, इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन इट वाज हेल्ड दैट रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव मत लिखना ठीक है, रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट्स, रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट्स, इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन इट वाज हेल्ड दैट रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट्स। आगे लिख लो, वेदर whether res judicata applies to application, whether res judicata applies to application, ये वाला केस आएगा इसमें दोबारा, ये वाला केस है ना, कहाँ गया ये एग्जॉस्टिव वाला, ये एग्जॉस्टिव वाला ठीक है। whether res judicata applies to application, एप्लीकेशंस जो फाइल की जाती हैं, हाँ इसमें लिखिए इन लालचंद वर्सेस राधाकृष्ण 1977, इन लालचंद वर्सेस राधाकृष्ण 1977, इन लालचंद वर्सेस राधाकृष्ण 1977, it was held that किसमें नहीं था, सेम है एग्जॉस्टिव वाले, एक्चुअली में क्या है, ये जो एग्जॉस्टिव वाला जो है ना, इसमें ही सब कुछ हो गया था, बस ये है कि रिट के लिए क्या है, हम लोग स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन लिखते हैं, पर ये जो लालचंद वाला केस था ना, इस लालचंद वाले केस में कह दिया था कोर्ट ने, बाकायदा कोर्ट ने ये टर्म ऐसा कुछ लिखा था कि भाई ऐसा कुछ लिखा था भाई, जो सेक्शन 11 के जो 4 शब्द है ना, कोर्ट को सिर्फ उस तक रहने की जरूरत नहीं है, न्याय की दृष्टि से कोर्ट को जहां लगता है कि लगाना चाहिए रेस जुडिकाटा, कोर्ट लगा सकती है। इंटेंशन क्या रखना है, न्याय की दृष्टि, इंटेंशन क्या रखना है, कोर्ट का समय ना खराब हो। तो अगर अपने लॉजिक की बात करें, आप जज हो, आपके पास एप्लीकेशन आई, आपने डिसाइड कर दी, वो बंदा फिर आ गया, अब अगर मान लो रेस जुडिकाटा नहीं लग सकती तो आपको सुनना पड़ेगा, अब फिर सुनोगे, वो फिर वही बात बोलेगा, आप 2 तारीख के दोगे, फिर वो अगले दिन फिर आ जाएगा, एप्लीकेशन लेगा, आप बोलोगे अच्छा अपने पेटे पड़ गया ये आदमी यही होगा और क्या। तो एप्लीकेशन के केस के अंदर भी लगाया जाएगा, ठीक है।
हाँ जी जी, डाउट क्लियर हो गया? एक मिनट, एक मिनट, सोनू जी डाउट क्लियर हो गया? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ फिर यार, क्या हो गया, हैंग हो गई क्या स्क्रीन? अच्छा अच्छा, चल रही है। सोनू जी रिफ्रेश कर लो यार, हो सकता है वैसे कुछ होगा। चलो अब आ जाओ। ये लो इसी में आएगा, ठीक है। इन लालचंद वर्सेस राधाकृष्ण AIR 1977, इट वाज हेल्ड दैट रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू एप्लीकेशंस, full stop. क्यों? Because it is not exhaustive in nature for ends of justice. It is res judicata applies to application because it is not exhaustive in nature for ends of justice. Court may apply it to any proceeding. For, because it is not exhaustive in nature, full stop. For ends of justice, court may apply it to any proceeding. Sorry, sir. In Lalchand versus Radhakrishnan, AIR 1977, it was held that res judicata shall apply to applications, full stop, application, uh, because it is not exhaustive in nature, full stop, for ends of justice, court may apply it to any proceeding. मे का मतलब है कि अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो लगाएगी लगाएगी, वो तो ऑब्वियस है, बट for ends of justice court may apply it to any proceeding, to any proceedings, sorry, proceedings. For ends of justice court may apply it to any proceedings. जब लिख लिया तो बता देना। हो गया तो भी बता देते हैं भाई सब, रुक जाओ। अपने शंकर वर्सेस बालकृष्ण लिखा हुआ है ना पहले भी? हाँ बस ठीक है, इसी को लिखवा देंगे यहाँ पे, लिखवा दूं आगे। ठीक है, आप क्वेश्चन डाल दीजिए, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू कॉम्प्रोमाइज डिक्री, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू कॉम्प्रोमाइज डिक्री, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू कॉम्प्रोमाइज डिक्री। हाँ, क्या रेस जुडिकाटा कॉम्प्रोमाइज डिक्री को लगता है? लिख दो। इन शंकर वर्सेस बालकृष्ण, इन शंकर वर्सेस बालकृष्ण, it was held that, in Shankar versus Balkrishna, it was held that, in Shankar versus Balkrishna, it was held that, in Shankar versus Balkrishna, it was held that, for application of res judicata, for application of res judicata, for application of res judicata, the decree in former suit, it was held that for application of res judicata, the decree in former suit must have been passed on merits. In Shankar versus Balkrishna, it was held that for application of res judicata, for application of res judicata, the decree in former suit must have been passed on merits. Full stop. As compromise decree is not passed on merits, as compromise decree is not passed on merits, isn't as compromised decree is not passed on merits, decree, compromise decree is not passed on merits, as compromise decree is not passed on merits, the provision of res judicata shall not apply. हाँ जी, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। इन शंकर वर्सेस बालकृष्ण, इट वाज हेल्ड दैट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, in Shankar versus Balkrishnan, it was held that for application of res judicata, the decree in former suit, the decree in former suit must have been passed on merits. The decree in former suit must have been passed on merits. Full stop. As compromise decree, as compromise decree is not passed on merits, as compromise decree is not passed on merits, the provision of res judicata shall not apply. The provision of res judicata shall not apply.
एट द एंड जब इनको, मेरे को तो ये नहीं समझ, जब ये एट द एंड कहानी ऐसी रचते हैं कि भैया न्याय की दृष्टि से कुछ भी कर लेना, फिर ये मेरे को नहीं लगता ये लिखवाते क्यों है। रेस्ट सब्जुडिस में आखिरी में आके यही बात कर देते हैं कि भाई जो मन करे वो कर लेना। रेस जुडिकाटा में भी आखिरी में आके बात ये कर दी कि जो मन करे वो कर लेना, तो फिर इतना लिखवाते क्यों, हटा दो इस टॉपिक को, फालतू के अंदर बच्चों के लिए मुश्किल कर रखा है। आगे लिखवा दूं, आगे लिखवा दूं, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए वेदर रेस जुडिकाटा, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू एक्स पार्टे डिक्री, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू एक्स पार्टे डिक्री, whether res judicata applies to ex parte decree, whether res judicata applies to ex parte decree, इसमें भी यही केस चलेगा इन शंकर वर्सेस, क्योंकि ग्राउंड सेम ही है। इन शंकर वर्सेस बालकृष्ण, इन शंकर वर्सेस बालकृष्ण, और लाइन लिख लो सारी इन शंकर वर्सेस बालकृष्ण वाली। इट वाज हेल्ड दैट, हाँ जी एक्चुअली में क्या है, इसमें केस तो एक और है पांडुरंगा वाला, पर मैंने इसलिए नहीं लिखवाया, मैंने कहा आपको याद हो जाएगा। दो केस लो अपने ने अभी तक करे, शंकर बालकृष्ण लालचंद वाला, दोनों में कृष्ण है, तो ये दो हो जाएंगे। उसके बाद दो केस लो हो रहे हैं, ये 4 केस लो के ऊपर आपका सारा रेस जुडिकाटा खत्म हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, हर टॉपिक का अलग अलग केस लो करेंगे तो। शंकर वर्सेस बालकृष्ण में क्या है, ये लिखा गया, ये कहा गया था कि भैया डिसीजन मेरिट्स पे होना चाहिए। अब मेरिट्स के अंदर ये सारे कवर हो जाते हैं, तो इस एक पे अपना ये सब चल जाएगा। वो रिट एप्लीकेशन क्या है अपना, उस पे चल जाता है लालचंद वाले पे। पर रिट के अंदर अपने स्टेट ऑफ यूपी नवाब हुसैन इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो काफी फेमस केस लो है, तो इसलिए क्या एग्जामिनर थोड़ा वो केस लो को पसंद करता है अगर लिखा हुआ है तो। देख लो इन शंकर वर्सेस बालकृष्ण, इट वाज हेल्ड दैट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा द डिक्री मस्ट हैव बीन पास्ड ऑन मेरिट्स। It was held that for application of res judicata, the decree must have been passed on merits. Full stop. Must have been passed on merits. वही सेम ही लिखवाया जो मैंने ऊपर लिखा है, must have been passed on merits. Full stop. In ex parte decree, in ex parte decree, in ex parte decree, in ex parte decree, is passed on merits, is passed on merits. Therefore, res judicata shall apply. Therefore, res judicata shall apply. रेस जुडिकाटा शैल अप्लाई, एक्स पार्टे हो गया, कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। मेरिट्स वाला तो चलो आप अब लिख ही लोगे क्या है। the res judicata shall apply. हाँ जी दिखवा दूं आगे। ठीक है, इसमें ऐसे लिख दो, whether res judicata shall apply if circumstances changes, whether res judicata shall apply if circumstances changes, if circumstances changes, whether res judicata shall apply if circumstances changes, कोई बात नहीं, whether res judicata shall apply, whether res judicata shall apply if circumstances changes or law changes, हाँ, और law changes or subsequent suit is on new or subsequent suit is on new evidence, whether res judicata applies if circumstances changes or law changes or any new evidence is found or any new fact is discovered। दोबारा बोल देता हूँ, whether res judicata shall apply if circumstances changes or law changes or any new evidence is found or any new fact is discovered। लिख लिया?
अब ध्यान दे देना, मिल गया। अब ध्यान दे देना, इस एक केस के अंदर आपसे ये आ जाए कि भैया कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, क्या ये बात सही है? इस केस में बोला गया था कि अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है रेस जुडिकाटा लगेगा, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, जिस भी कोर्ट ने फैसला सुनाया। ये भी अपने करेंगे। इस केस में बोला गया था एज यूजुअल ये कि अगर नया लॉ आ जाता है और उस लॉ के आधार पे आपको नया रिलीफ मिलता है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, लाइक आपके पास कोई नया एविडेंस आ गया, नया फैक्ट आ गया, लॉ चेंज, सर्कमस्टेंस चेंज में सब होते हैं, तो आपको रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। अगर न्याय की आपको कोई नया रिलीफ, आपको सॉरी नया रिलीफ क्या, आपको रिलीफ मिलने के चांसेस है तो कोर्ट रेस जुडिकाटा वहां नहीं लगाएगा फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस। इसी के अंदर है एरर ऑफ डिसीजन भी, कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है पर कोर्ट ने फैसला पास करने में कोई गलती कर दी है, तो इसमें भी हम ये बात बोलेंगे कि भैया अगर एरर ऑफ डिसीजन हुआ है और जो भी वो एरर ऑफ डिसीजन को प्रूव करने के लिए अगर कोई वो ओल्ड एविडेंस, ओल्ड फैक्ट पेश करता है, रेस जुडिकाटा लगेगा। और अगर वो नए एविडेंसेस इसको कुछ लाता है तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। तो ये सारा कुछ इसी में आता है। ठीक है, तो अपने ने अभी जो लिखा है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंजेस और लॉ चेंजेस, इसमें लिख लो इन मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई जीजी बॉय AIR 1970, in Mathura Prasad versus Doshi by Gigi Boy, it was held that, हाँ ऐसे चलता है, ये फेमस केस है इसका रेस जुडिकाटा का, मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई जीजी बॉय। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई जीजी बॉय। हाँ हाँ ये रहा भाई, जीजी बॉय, दोषी बाई जीजी बॉय 1970, मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई जीजी बॉय 1970, 1970। इसमें लिख दो फॉलोइंग थिंग्स या फॉलोइंग points were laid down, following points were laid down, number 1 points were laid down, number 1 down, number 1, number 1, if circumstances changes, if circumstances changes, if circumstances changes, circumstances changes, if circumstances changes such as if circumstances changes such as uh, any new evidence is discovered or any new fact is discovered or law changes or law changes, हाँ न्यू एविडेंस मिल जाए या फिर कोई नया फैक्ट उसको पता लग जाए या फिर कोई लॉ चेंज हो जाए, which entitle the party to any relief, which entitles the party to any relief if circumstances changes such as any new evidence is discovered or new fact is discovered or law changes which entitles the party जो केस कर to a new relief या फिर to any relief, the res judicata shall not apply for ends of justice, न्याय की दृष्टि से हम res judicata को नहीं लगाएंगे। The res judicata shall not apply for ends of justice। न्याय की दृष्टि से हम रेस जुडिकाटा को नहीं लगाएंगे। नंबर 2, इफ कोर्ट इज ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, हाँ फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, आगे लिखवा दूं, इफ कोर्ट इज ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन इन फॉर्मर सूट, मतलब फॉर्मर सूट की जो कोर्ट है, if court is of competent jurisdiction या court which has decided the former suit is of competent jurisdiction, if court is of competent jurisdiction या former suit has been decided by a court of competent jurisdiction, दोबारा से बोल देता हूँ, इन मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषी बाई जीजी बॉय AIR 1970 इट वाज, अच्छा सेकंड पॉइंट ओनली, if court is sorry ऐसे लिख लो, if former suit has been decided by a court of competent jurisdiction, if former suit has been decided by court of competent jurisdiction,
court of competent jurisdiction. Court of competent jurisdiction. A former suit has been decided by a court of competent jurisdiction. Res judicata shall apply to subsequent suit. Res judicata shall apply to subsequent suit. आगे लिखवा दूं? subsequent suit. Subsequent suit. Subsequent. ठीक है, subsequent suit बता देना, आगे लिखवा दूं। हाँ जी, बिल्कुल समझा देंगे जी। ये इतनी सी बात है। एक्चुअली क्या था इस केस के अंदर, सिर्फ इतना सा एक सवाल उठ गया था, जैसे अपने पिछली क्लास में लिखा था भाई कॉम्पिटेंट कोर्ट किसको बोलोगे, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, जो मैंने अपने पहली क्लास में जब बात की थी कि भैया ऐसा है जिस कोर्ट ने उस केस को डिसाइड किया, जिसने भी फॉर्मल सूट डिसाइड किया था जिस कोर्ट ने, अगर वो डिसाइड कर सकती थी, बात ही खत्म, हम रेस जुडिकाटा लगाएंगे। हम कहेंगे कि भैया जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कोर्ट उस फैसले को सुनाने के लिए सक्षम थी, बात खत्म, हम उसके आगे कुछ भी नहीं देखेंगे। ये इस केस में कहा कि हम कुछ नहीं देखेंगे ये वो ऐसा वैसा, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर जिस कोर्ट ने वो फॉर्मल सूट डिसाइड किया है, अगर वो उस केस को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट थी, तो हम बोलेंगे कि कोर्ट कॉम्पिटेंट थी जिसने केस डिसाइड किया है, और हम रेस जुडिकाटा लगाएंगे। दोबारा वो केस आप कहीं नहीं फाइल कर सकते, ये कहा गया इसमें। ठीक है, ये अपने ने कल जब इसेंशियल्स लिखी थी ना, उसमें अपने ने 3 पॉइंट लिखे थे ना, 3 पॉइंट लिखे थे ना, 3 या 2, कल नहीं सॉरी परसों, परसों जब इसेंशियल्स लिखी थी। हाँ जी, परसों जब इसेंशियल्स लिखी थी उसमें देखना कॉम्पिटेंट कोर्ट वाला एक पॉइंट लिखा था, आखिरी में लिखा था बिल्कुल, है ना? हाँ नहीं है, कॉम्पिटेंट कोर्ट मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। उसने कहा था भाई ये चीजें लिख लो, जो पहला पॉइंट था ना वो इस केस में बोला गया था, जीजी बॉय वाले। हाँ हाँ ठीक है, अब इसमें और लिख लो, तीसरा पॉइंट और लिख लो इस जीजी बॉय में जो बोला गया था। हाँ, if there is an error in the decision, if there is an error in decision, if there is any error in decision in former suit, but court is of competent jurisdiction. If there is any error in decision of former suit, if there is any error in decision of former suit, but court is of competent jurisdiction, res judicata shall apply. ये था, ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो हम रेस जुडिकाटा लगाएंगे अनटिल एंड अनलेस ये पॉइंट आ रहा हो। अगर पहला पॉइंट लग रहा है तो लगेगा, अदरवाइज रेस जुडिकाटा लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर रेस जुडिकाटा नहीं लगा सकते। If there is an error in decision, if there is any error in the decision of former suit, but court is of competent jurisdiction, res judicata shall apply. ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। Whether res judicata shall apply between co-defendant or co-plaintiffs. Whether res judicata shall apply between co-defendants or co-plaintiffs. Between co-defendants or co-plaintiffs. मुन्नी बीबी त्रिलोकीनाथ, देख रहे हो, या शंकर है या श्री कृष्ण है, दो ही लोग हैं इनके पास। इन मुन्नी बीबी वैसे त्रिलोकीनाथ है। Whether res judicata shall apply between co-plaintiffs or co-defendants
co-plaintiffs or co-defendants shall apply between co-plaintiffs or co-defendants 1931 1931। इसके अलावा एक और केस भी है बट अपने ज्यादातर इसी को लिखते हैं, मतलब इसी को ही लिखना। ये फेमस, जैसे जीजी बॉय फेमस है, मुन्नी बीबी त्रिलोकीनाथ इनका फेमस केस लो है, ये दो इनके केस फेमस केस लो है। और दरियाओ वो से यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, ये इनके 3 फेमस केस लो है। ठीक है, तो इसको ये लोग बहुत लाइक ऐसे मानते हैं कि भाई जैसे अगर को इसका आएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर ये चाहेगा कि आपने यही केस लो लिखा। जैसे रिट का टॉपिक है तो वो चाहेगा कि आपने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन या फिर दरियाओ केस, दोनों में से कोई एक लिखा हो। ठीक है, देन आपका आ गया जो जीजी बॉय वाला केस है कि अगर वो पूछता है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए नहीं, तो फिर वो चाहेगा कि जीजी बॉय लिखा हुआ। हाँ, तो इसमें लिख लो वेदर रेज जुडिकाटा शैल अप्लाई बिटवीन को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स इन मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकीनाथ AIR 1931 AIR 1931 AIR 1931। It was held that it was held that it was held that it was held that res judicata shall apply between co-plaintiffs or co-defendants if following conditions are fulfilled. Res judicata shall apply between co-plaintiffs or co-defendants if following conditions are fulfilled. Conditions are fulfilled. Apply होगा if following conditions are fulfilled. If following conditions are fulfilled. Number 1, if there is conflict between co-plaintiffs और co-defendant। अगर co-plaintiff है तो co-plaintiff लिख देना आंसर में, co-defendant है सिर्फ। ठीक है, तो कैसे भी पूछ ले। If there is conflict between co-plaintiffs और co-defendant, उनके बीच में आपस में भी विवाद है अगर। If there is conflict between co-plaintiffs और co-defendant। दूसरा, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड सच डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट को डिसाइड करना भी जरूरी है। ऑब्वियस, अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जरूरी है ही है, उसके बिना केस का फैसला कैसे सुनाओगे। इट इज नेसेसरी। हाँ जी, इन मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकीनाथ AIR 1931 इट वाज हेल्ड दैट रेस जुडिकाटा शैल अप्लाई बिटवीन को-प्लेंटिफ्स और को-डिफेंडेंट। रेस जुडिकाटा शैल अप्लाई बिटवीन को-प्लेंटिफ और को-डिफेंडेंट if following conditions are fulfilled. Number 1, if there is conflict between co-plaintiff or co-defendant. In Munni Bibi versus Trilokynath AIR 1931, it was held that res judicata shall apply between co-plaintiffs or co-defendants if following conditions are fulfilled. Number 1, if there is conflict between co-plaintiffs or co-defendants. Number 2, it is necessary to decide such dispute या decide such conflict. ये तो हो गया ना कोर्ट कॉम्पिटेंट। एक छोटा सा बच्चा लिख ही लो यार, पूछा तो नहीं जाता। हाँ जी, लिख लिया, आगे बता दूं। लास्ट टॉपिक बस, मतलब लिख लो क्या, जब जितना लिख लिया तो एक आधा पॉइंट और लिख लो, चांसेस कम है। जो आपके शुरू के लिखवाए थे ना मत देना नोटबुक। हाँ, ये शुरू के लिखवाए थे ना, मैंडेटरी है या नहीं, एग्जॉस्टिव है या नहीं, रिट को लगता है या नहीं, और कॉम्प्रोमाइज डिग्री, ये जो शुरू के ना 1 2 3 4 5, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं पूछे जाते आपसे ना, तो इतना बहुत है। ठीक है, आगे एक छोटा सा पॉइंट है। ये एक केस था जिसमें कहा गया था कि भैया ऐसा नहीं है कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत आपको हर नेचर ऑफ केस में मिलता ही मिलता है, चाहे तो कहीं पर कोई इनडायरेक्टली लिखा होता है, कहीं पर डायरेक्टली, जैसे अपने CPC में डायरेक्टली लिखा हुआ है,
तो सीआरपीसी के अंदर उसको इनडायरेक्टली लिखा हुआ कि कोर्ट अगर एक केस को कोई जजमेंट है वो तो वो फाइनल मानी जाएगी, तो उसको उस तरीके से लिखा गया है। तो एक केस था जिसमें कहा गया था कि ये जो रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है वो हर तरह की नेचर ऑफ केस में चलता है, हर तरह की नेचर ऑफ प्रोसीडिंग में चलता है, कि अगर कोर्ट किसी केस को डिसाइड कर चुकी है तो बात खत्म। उस केस पर दोबारा सेम मैटर सेम जो एज यूजुअल सेम मैटर सेम पार्टी सेम कोर्स ऑफ एक्शन सेम टाइटल सब कुछ है, तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी, कोर्ट उसका ट्रायल नहीं करेगी। ये बात बोली गई थी सुलोचनम्मा के केस में। नारायण नायक, जिसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई कोर्ट जो है ये जो रेस जुडिकाटा का जो ये सिद्धांत है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हर जगह लिखा हुआ तो भी फॉलो किया जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है जो न्याय की दृष्टि से कोर्ट हर जगह लगा सकती है, चाहे फिर वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, क्वाजी जुडिशियल हो, रेवेन्यू हो। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि क्या रेस जुडिकाटा सिविल नेचर में लग सकता है क्या? तो बोलते हैं जी साहब लग सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। रीजन सिंपल सा है सर कि भाई न्याय की दृष्टि, और मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहा हर एक्ट में लिखा हो, पर ज्यादातर एक्ट में इसको लिखा गया है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जैसे क्रिमिनल में लिखा गया है कि भैया सिविल क्रिमिनल कोर्ट जो भी जजमेंट सुनाएगी वो फाइनल मानी जाएगी, उसके आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं, तो उसको इनडायरेक्टली लिखा गया है। तो हम बोलते हैं कि भाई क्या इट अप्लाइज, तो लिख लो वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू criminal proceeding, whether res judicata applies to criminal proceeding, whether res judicata applies to criminal proceeding. सेक्शन 40 हो गया आपका, वो 34 से 38 39 और 40। हाँ जो जजमेंट वाला आप बोल रहे हो ना, हाँ बिल्कुल वही, इसमें यही कहा गया भाई चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, लगभग आपको हर कानून के अंदर ये चीज मिलेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेस जुडिकाटा सभी जगह लगता है, पर एक तरह से प्रिंसिपल ही तो है ये, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सीपीसी में लिखा हुआ है तो और कहीं हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें लिख लो इन सुलोचनम्मा वर्सेस नारायण नायर। इसमें क्वेश्चन था वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बस इतना है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्वेश्चन वो ज्यादातर ऐसे ही पूछता है कि क्या क्रिमिनल को लगता है, हमको लगता है कि यार सीपीसी का है कैसे लग जाएगा, तो हम बोलते हैं सर सीपीसी का भले ही रेस जुडिकाटा, पर ऐसा नहीं है कि वो और कहीं है ही नहीं। वो ऐसा पूछ देता है कि वो ऐसा बोलेगा ना रेस जुडिकाटा क्या है ये बताइए, क्या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लगता है। अब हमको लगता है यार सीपीसी का है कैसे लग जाएगा, लग सकता है, लग ऐसे सकता है कि भले ही सीपीसी में रेस जुडिकाटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी सीआरपीसी या बीएनएसएस में वो कहीं है नहीं। सीआरपीसी या बीएनएसएस में उसको इनडायरेक्टली लिखा गया है कि अगर कोर्ट एक बार कोई भी फैसला सुना देगी तो वो फाइनल माना जाएगा, दैट मींस उस पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए सुलोचन ये केस था जिसके अंदर ये कहा गया कि भैया रेस जुडिकाटा कोई एक सिविल या क्रिमिनल का कोई ये टॉपिक नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो हर तरह की प्रोसीडिंग में लग सकता है फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो रेवेन्यू का मामला हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो। तो ये यहाँ बोला गया था, क्लियर किया गया था एक्चुअली में, तो बोला तो कोई नया नहीं बोला था, बस ये है कि जो चीज इनडायरेक्टली लिखी गई थी उसको इन्होंने क्लियर किया है कि भैया रेस जुडिकाटा कोई सिविल का टॉपिक नहीं है, एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। हाँ जी ठीक है, लिखवा दूं, कोई सवाल कुछ भी? ठीक है, लिख लो सुलोचनम्मा वर्सेस नारायण नायर, AIR 1993, it was held that principle of res judicata applies to all kinds of judicial proceeding, applies to all kinds of proceeding. Principle of res judicata applies to all kinds of proceeding, either civil or criminal और कुछ भी लिख लो यार, रेवेन्यू एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। हाँ जी, हाँ लिख दो चाहे ऑल काइंड, वैसे तो ऑल काइंड लिख दिया आपने ने, पर ठीक है लिखना हो तो, क्योंकि वो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है क्रिमिनल वाला। अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग आइदर सिविल क्रिमिनल रेवेन्यू, फुल स्टॉप। इट अप्लाइज टू
It applies to proceeding before court. It applies to proceeding before court, comma tribunal, before court, comma tribunal. It applies to proceeding before court, comma tribunal और quasi judicial authority. तो कैसे भी हो जाए, quasi judicial authority, quasi judicial authority. बिल्कुल पूरा रिपीट कर लेता हूँ. इन सुलोचन अम्मा वर्सेस नारायण नायर, सॉरी सुलोचन अम्मा है ना, क्या लिखा है मैंने, ठीक है. इन सुलोचन अम्मा वर्सेस नारायण नायर AIR 1993 इट वाज हेल्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा लिखना, ठीक है. सेक्शन 11 मत बोलना, क्योंकि सेक्शन 11 तो सीपीसी का है ना. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स आइदर सिविल और क्रिमिनल और रेवेन्यू एक्सेट्रा, मतलब हर तरह की प्रक्रिया हो जहां पर लगाया जा सकता है वहां लग जाएगा ये, फुल स्टॉप. इट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, कॉमा ट्रिब्यूनल और एनी क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी. तो प्रोसीड अथॉरिटी भी चाहे कोई भी हो तब भी लगाया जा सकता है, प्रक्रिया चाहे कोई भी हो तब भी लगाया जा सकता है, बस न्याय की दृष्टि से और रेस जुडिकाटा का जो बेसिक इसेंशियल है वो लगने. In Sulochana Amma versus Narayan Nair, it was held that in Narayan Nair, यहाँ पे बस नारायण की जगह करुण नायर लिख देते तो और इजी हो जाता. In Sulochana Amma versus Narayan Nair AIR 1993, it was held that, है ना, ये वैसे मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई ये नाम खुद से ही बना देते हैं. It was held that principle of res judicata shall apply to all kinds of proceeding, either civil or criminal or revenue, full stop. Whether proceeding is conducted before court or tribunal or quasi judicial authority या फिर or any authority. Whether proceeding is conducted before civil or before court or क्या ना, before court or tribunal or any authority. हाँ कैसे भी लिखते हो, any authority कैसे लिखते हो, किसी भी तरह का प्रोसीडिंग हो, किसी भी तरह की अथॉरिटी हो, लगाया जा सकता है. बस कंडीशन क्या है, इसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए. हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, जी साहब, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का. रिट वाला केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, रिट वाला केस, रिट वाला केस, रिट वाला केस, रिट वाली जगह पे लिखा होगा ना स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, ठीक है. ये वाला लिखना, दूसरे वाला मैं लिखा था. इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन इट वाज हेल्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा आल्सो अप्लाइज टू रिट. है 1977 है, लालचंद वर्सेस राधाकृष्णन 1977 ही है, 1977 कहीं पर 1970 लिखा है क्या मैंने, पर लिखा, अच्छा बोला था, फिर हो सकता है मैंने गलत बोल दिया होगा. 1977 है, सॉरी. लालचंद वर्सेस राधाकृष्णन 1970 है. 1900 ये नहीं मेरे को पता, इसका ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा, इसका मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, तो है ना. 1970 वाला वो है, जीजी बॉय था 1970 वाला, अगर गलत लिखा है तो देख लेना, ठीक है. जीजी बॉय वाला 1970 था. शंकर बालकृष्ण देख के पता, बस देखना पड़ेगा ईयर क्या है. आप तो बस ये 2-3 पकड़ लेना, एक लालचंद ध्यान रख लेना, जीजी बॉय ध्यान रख लेना, मुन्नी बीबी त्रिलोकीनाथ ध्यान रख लेना. ये 2-3 ही है जो पूछे जा सकते हैं बस. यस, कोई भी डाउट कुछ भी. अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, कल संडे है, कल आपकी छुट्टी है, मंडे को अपने क्लास कंटिन्यू करेंगे. जी साहब, जिसको भी आना हो आप आ सकते हो, कल संडे है, कल छुट्टी है, कल मैं घर पे रहूंगा. हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो. अब क्लास अपनी तरफ से तो खत्म, बाकी आप लोग जा सकते हो, सवाल है तो पूछ सकते हो. भाई मेरे को याद नहीं है, अगर 54 का है तो लिख दो भाई, क्या फर्क पड़ता है. भी देख लेते हैं, बस ठीक है, फिर 1954 लिख लो भाई.
लिख लो भाई, शंकर वर्सेस बालकृष्ण। शंकर वर्सेस बालकृष्ण लिख लो, बहुत है इतना इसमें। 1954। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, 9 बजे वाली क्लास है जी आज। हाँ जी, 9 बजे वाली क्लास होगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले नोट्स, कौन सा कोर्स है आपका? आप मेरे को कोर्स का लिंक भेज देना, अगर नहीं अपलोड हुआ तो वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उसमें अपने अभी तक आर्टिकल 15 या 16 तक बन चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बन रहे हैं। सोगा के सेक्शन 30 तक हो सकता है आपके कल आपको अपलोड हो जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बोल रहा हूँ। सोगा के। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाली। हाँ यार, मैसेज, मैसेज डाल दूँ। मैसेज डाल दिया, वो बता देंगे आपको। उसका नाम था यार, मैं आपको पूछ के बता रहा हूँ, मैसेज मैंने मैसेज डाल दिया। मैंने उनको मैसेज डाल दिया, वो अपने को बता देंगे। जजमेंट की क्लास आज है जी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अभी अपलोड बन रहे हैं ना, अभी अपलोड हो जाएंगे। कल तो आपके सोगा के वैसे बेरेक्ट वाले तो अपलोड हो गए। कल आपके सोगा के जो डिटेल, जिसको अपने जैसे मैं क्लास में जो डिक्टेट करवा रहा हूँ, वो इंग्लिश और हिंदी में सेक्शन 30 तक के अपलोड हो जाएंगे। और हो सका तो फंडामेंटल राइट्स भी अपलोड हो जाएंगे, फिर अपने बाकी के धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। वैसी वैसे जो मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ ना, बिल्कुल एज इट इज ही अपलोड होंगे। बस वो है कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जैसे मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ वे एक एक लाइन। जी वेलकम। ओके जी। ओके जी, वेलकम। हाँ, जजमेंट राइटिंग क्लास है जी, 9 बजे। जी। ओके जी। बिल्कुल, हाँ, जजमेंट राइटिंग की क्लास कल छुट्टी है।